रेजिडेंशियल स्टेटस। चैप्टर 2 इनकम टैक्स, सीए इंटर, क्लास 1। क्या एक पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस कितनी तरह का होता है? क्योंकि कई बार टैक्स लगाने से पहले हमें यह डिसाइड करना जरूरी हो जाता है कि उसका इंडिया में रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस पर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, कितना लगेगा, वो बात। तो क्या कहता है रेजिडेंशियल स्टेटस? इसके अंदर एक आदमी का स्टेटस ऑर्डिनरी रेजिडेंट या नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, और लास्ट है एनआर यानी नॉन रेजिडेंट। कहने का मतलब यह है कि रेजिडेंट तो है, या तो ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी तो हम सब लोग हैं यहाँ जो यहीं बसे हुए हैं, यहीं पूरी तरह से रहते हैं, हम सब तो कौन से रेजिडेंट होंगे? ऑर्डिनरी। एक नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट होगा, मतलब जो रेजिडेंट तो होगा पर नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट मीन्स इसकी तरह भी नहीं है कि फॉरेन में ही हो लगभग टाइम, इसकी तरह भी नहीं कि पूरा टाइम इंडिया में हो, कुछ टाइम इंडिया में कुछ टाइम फॉरेन। तो उसका स्टेटस क्या होगा? एनओआर। हम ये पढ़ना क्यों चाहते हैं? कौन ओआर, कौन एनओआर, कौन एनआर। सबसे ज़्यादा टैक्स किस पे लगेगा? ओआर पे। हम टैक्स की रेट लगाएंगे जब ओआर, एनओआर, एनआर, हम ये देखेंगे कि आप इंडिया में क्या हो। मेरे पास एक आदमी आएगा, वो कहेगा भाई साहब मेरा टैक्स बनाना कितना बनेगा? मैंने कहा कभी बाहर गया इंडिया के? कहते जी मौका नहीं मिला, कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है बस फिर तू क्या है? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एक क्या कहता जी मैं तो रहते ही हूँ, अभी आया हूँ पेरेंट्स से मिलने, कहता 2-3 साल बाद बस 5-7 दिन 10 दिन रुकूंगा। वो क्या होगा? नॉन रेजिडेंट। जो काफ़ी टाइम इंडिया काफ़ी टाइम फॉरेन में रहते हैं वो क्या होते हैं? बीच की एक कैटेगरी है नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट। इस पे टैक्स सबसे ज़्यादा इनकम पे लगना है, इस पे सबसे कम इनकम पे इंडिया में लगना है, इस पे थोड़ा इससे कम लेकिन इससे ज़्यादा। क्या? एनी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। ये मैं थोड़ा दोबारा फिर बताऊंगा, ब्रीफ बता रहा हूं ताकि आपके माइंड में ये आ जाए ये जान के करना क्या है। एनी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, कोई इनकम इंडिया में मिली, तीनों केसेस में टैक्सेबल है। इंडिया में मिली कोई भी इनकम, चाहे आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, चाहे आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट, चाहे नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, चाहे नॉन रेजिडेंट, हमारे देश में मिले क्यों? इनकम टैक्स कहता है हमारी धरती पे पैसा कमा के जाने थोड़ी देंगे हम, टैक्स भरना ही पड़ेगा। एनी इनकम रिसीव्ड इन इंडिया और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, वो भी आएगा, आगे पढ़ूंगा। हमारे बॉर्डर के अंदर किसी को इनकम मिले तो टैक्स बचने का चांस ही नहीं, टैक्स लगेगा। क्लियर? सेकंड केस, एनी इनकम अर्नड कह लो या अक्रूड अराइज्ड इन इंडिया। अराइज, कोई इनकम इंडिया में कमाई या कमाई मान लो इंडिया में जनरेट हुई या इंडिया में अक्रू हुई या कह लो इंडिया में अर्न की, एक ही चीज के नाम है, अक्रू राइज कह लो, जनरेट कह लो, अर्न कह लो। कोई इनकम हिंदुस्तान की धरती में मिली तो कैसे टैक्स ना लगे? हो ही नहीं सकता, टैक्स लग के रहेगा हर हाल में, जब तुम कोई भी क्यों ना हो। क्लियर? टैक्स देके पीछा छूटेगा तुम्हारा। तुमने हमारे बॉर्डर के अंदर कमाए, कोई इंडिया में आया 10 दिन एक्टिंग करता है, डांस करता है, 25 लाख रुपया हो गया उसका 10 दिन का, तो 25 लाख रुपए कहाँ कमाए तूने? भारत की धरती पे शो किया इंडिया में। कहते शो कहाँ किया है? इंडिया में। तो ये इनकम कहाँ कमाई? इंडिया। कहते सर मैं तो नेपाली हूँ। भाई तू जो मर्जी हो, तू इंडिया में कमा रहा है, तुझे टैक्स कैसे ना लगाएं? ये हो ही नहीं सकता, तुझे टैक्स इंडिया में देना पड़ेगा। क्लियर है? ओके। हम तो यहाँ रहते हैं, हम तो यहीं कमा रहे हैं, लेकिन बात तो उनकी है जो कभी फॉरेन आते जाते हैं, उनको ये चैप्टर काम का है। चलो,
एनी इनकम नॉट रिसीव्ड नॉट अर्न इन इंडिया, दोनों से बच गया। अब क्या करोगे, दोनों से बच गया, ना इंडिया में कमाए ना इंडिया में मिले, मिले भी कहां, फॉरेन, कमाए भी कहां, फॉरेन, बच गया ना। इनकम टैक्स कहता है क्या ये बिजनेस है, बिजनेस और प्रोफेशन कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है। कंट्रोल कहां से होता है, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया होता है क्या, ये बताओ। होता है तो पहले 2 में टैक्स लगेगा, तीसरे में नहीं। दुकान कहां चल रही है, काठमांडू में, काठमांडू कहाँ है, नेपाल में, इंडिया में नहीं है। तो इनकम कहाँ कमा रहे हो आप, दुकान ही नेपाल में है, और इनकम आ भी कहाँ रही है, काठमांडू के बैंक में ही जमा हो रही है। अर्न भी कहाँ, मतलब रिसीव भी कहाँ हो रहे हैं, काठमांडू में, रिसीव हुए इंडिया में ना, कमाए इंडिया में ना, बच गए। क्या ये बिजनेस है, यस इट्स अ बिजनेस। क्या ये बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, कि भाई इसका मालिक जो है इंडिया से बैठ के क्या है डिसीजन लेता हो, डिपेंडेंट ब्रांच की तरह सारा कंट्रोल यहाँ हो, तो उसके मालिक को कह दो भाई तू भी जाके वहाँ बस जा, तू इंडिया में क्यों बैठा है, तू इंडिया में बैठा है तो तुझे टैक्स देना होगा। क्या भाई साहब मैं एनओआर हूँ तो भी लगेगा। सिर्फ एक ही सिचुएशन है, अगर तू इंडिया में क्या है एनआर, फिर तो बड़े लोग हैं, हजारों लोग हैं जिनका क्या है फॉरेन में बिजनेस, फॉरेन में ही रहते हैं, वहीं कमाते हैं, कोई कंट्रोल इंडिया से है, चांस कम ही होते हैं कंट्रोल इंडिया से हो, रहता भी वो वहाँ है, मालिक नॉन रेजिडेंट है, फिर कंट्रोल इंडिया से होगा कैसे, मानने की बात है। तो कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है तो एनओआर और ओआर पे लगेगा, एनआर पे नहीं। अगर कंट्रोल भी कहाँ से है, बिजनेस या प्रोफेशन, कंट्रोल आउट ऑफ इंडिया है, आउट ऑफ इंडिया, कंट्रोल फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो भैया तेरे को तो हम छोड़ते नहीं। इनकम टैक्स कहता है, इनकम टैक्स कहता है तेरे को हम नहीं छोड़ते। क्यों, क्योंकि तू तो हमारी धरती पे रह रहा है, यहाँ रह क्यों रहा है, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ की खुली हवा, शांत वातावरण, पीसफुल एनवायरनमेंट, इसको एंजॉय करेगा तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। तू हमारे देश में क्यों बसा है, इसलिए टैक्स क्या है, बाकी कितना शांत है आपको पता ही है, तो टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर। हाल तो अब देश का ऐसा है, वही बात है, किसी को गोली मार जाता है कोई, किसी को धरने दे के लोग गाली निकाल देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो इसलिए क्या है, लोग तो जिनके पास पहले तो अनएम्प्लॉयड लोग फ़ौरन जा रहे थे, अब अनएम्प्लॉयड नहीं जा रहे, जिनके पास 100 करोड़ रुपया वो भी उठा के फ़ौरन घूम रहे हैं कि वहाँ एक स्टोर मिल जाएगा, 5-4 करोड़ रुपए लगा के एक डिपार्टमेंटल स्टोर बन गया, ठीक है, वहाँ पे जाके इन्वेस्ट कर दो, कम से कम गोली मार के तो नहीं जाएगा कोई। लोगों को ये हो गया, बड़ा पैसा उठा उठा के लोग फ़ौरन जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ रिस्क है, धमकियाँ आ जाती हैं, फ़ोन आ जाते हैं लोगों के पास कि पता लग जाता है उनको इनके पास पैसा है 50 लाख दे दो, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे, चाहे करें ना करें बंदा टेंशन में तो आ जाता है। अब फ़ौरन में ऐसा कुछ है नहीं, तो वहाँ तो स्ट्रिक्टनेस है, तो वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। हालत ये है, मान के चलो पंजाब तो सारी खाली हो गया, हर घर 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 बंदा बाहर है। इधर भी ट्रेंड है, जो उसके पंजाब बेस्ड लोग हैं उनके तो ऐसे ही ट्रेंड है कि फ़ौरन चले जाओ। इवन ग्रेजुएशन तो बहुत ही कम लोग हो गए ग्रेजुएशन में इन्वॉल्व, या तो वो +2 के बाद प्रोफेशनल कोर्स में आ गए। हार्ड स्टडी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन का तो हाल ही है, CMK में BSc बंद होगी, इस साल BSc में एडमिशन ही नहीं हुआ, कोई 3-4 बच्चे थे, BSc बंद कर दिए। एक ऐसा कोर्स, मतलब साइंस ग्रेजुएशन ही नहीं होगी अब, मतलब बच्चे आगे हार्ड स्टडी के लिए नहीं जाना चाहते, ये एडमिशन ही नहीं है, फ़ौरन जाने का ट्रेंड ऐसा हो गया है। चलो, लेकिन ये जितने भी लोगों के तार इंडिया से जड़े हैं वो आते जाते रहते हैं ना। दिक्कत ये है, एक तो गया वहाँ बस गया, खेल ही खत्म, इंडिया में क्या हो जाएगा, नॉन रेजिडेंट। एक ऐसा है जो यहीं बैठा है, हम बैठे हैं यहाँ, तो हम क्या है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। लेकिन दिक्कत उसकी है हिसाब किताब करने में, जो आता जाता है, कभी इंडिया कभी फ़ौरन, कभी इंडिया कभी फ़ौरन। उन केसेस के अंदर क्या होगा, बिजनेस कंट्रोल इंडिया से है तो पहले 2 में टैक्स, कंट्रोल भी इंडिया के बाहर से, सिर्फ किस में टैक्स, रेजिडेंट। तू यहां रहता क्यों है, रहता है तो तुझे टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर। हमारे यहां पे खर्चा टैक्स क्यों लेती है सरकार, सरकार का कहना है हम पब्लिक यूटिलिटीज पे खर्च भी तो करते हैं। पानी लगभग फ्री जैसे आता है ना, बराबर बिल आता है आपका। कई जगह तो बिजली बोर्ड की सब्सिडी भी सरकार देती है, आपको बिजली सस्ती आती है। ये चीजें थोड़ी सी सस्ती तो आती होगी लेकिन आपको रोड भी तो मिलती है,
जैसी रोड पे गड्ढा आता है 4 गालियां दे के आगे जाते हैं, भैया देखो हरामखोर ठीक भी नहीं करते हैं, गिर मरेगा कोई, ऐसे लगता है ना। पानी भर गया तो गाली पहले, भाई हम राइट समझते हैं हमारा कि गड्ढा ना हो, हम आराम से जाएं, ठीक है, पानी ना भरे कहीं, आराम से, हम ये चाहते हैं। बॉर्डर पे कोई परेशान ना करे, तो बॉर्डर पे सिक्योरिटी है, कोई क्राइम हो जाए मिनट में 100 नंबर घुमाते हो जी, हाँ ये हो गया, पहुंचे नहीं, 10 मिनट में ना पहुंचे तो मीडिया बुला लोगे आप, देखो इतनी देर होगी पुलिस को बुलाया था, पहुंची नहीं। फायर ब्रिगेड वाले फ़ोन लगाओ, मिनट में आ जाते हैं बेचारे, सायरन बजाते बजाते, और है ना, फ्री फैसिलिटी है। सरकार कहाँ से फ्री देगी? सरकारी स्कूल चल रहे हैं, फ्री में चल रहे हैं, ठीक है, कोई जाए ना जाए, अवेलेबल है। सरकार ये खर्चा कहाँ से, कोरोना वैक्सीन फ्री नहीं लगा दी सरकार ने, सरकार ये खर्चे कहाँ से उठाएगी? वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट बिठा रखा है कि आज मौसम का हाल क्या रहने वाला है, तो वो बंदे कोई किसी से पैसे ले रहे हैं मौसम बताने के? नहीं ना, बिठा तो रखा है ना डिपार्टमेंट, कभी येलो अलर्ट दे देते हैं, कभी रेड अलर्ट दे देते हैं मौसम का, तो खर्चा है। सरकार ये खर्चे हमसे ही निकालेगी, उसका सबसे बड़ा सोर्स रेवेन्यू का क्या है? टैक्स। तो टैक्स हमसे लेंगी, और यहाँ जो एंजॉय करेगा उससे क्यों ना लेंगे। चौथी और लास्ट इनकम जो इन सबसे बच गई, अदर इनकम। अदर इनकम का मतलब मेरा किन से है? अदर इनकम मीन्स ना इंडिया में मिली ना इंडिया में कमाई। क्या ये बिजनेस है जो इंडिया से कंट्रोल होता तो पहले दो में नहीं है कंट्रोल, तो ये अदर इनकम ही है। किस में जाएगा? ओनली OR। अब अदर में क्या क्या बच गया सोच लो आप। सैलरी हो सकती है, इंटरेस्ट हो सकता है, रेंट हो सकता है, फॉरेन की एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है, सिर्फ OR। मालिक इंडिया में रहता क्यों है भाई? तू क्यों रहता है? मान लो नेपाल काठमांडू में 2 दुकानें हैं मेरे पास, मानने में क्या अर्ज है, मान लो दो दुकानें हैं, उसको किराए पे चढ़ा रखा है, किराए पे, वही किराया आ रहा है, वही बैंक में जमा हो रहा है। क्या ये इंडिया में रिसीव हुआ? बोलो, क्या इंडिया में कमाया? दुकान नहीं नेपाल में है, कमाया कहाँ से हुआ? क्या ये बिजनेस है? नहीं, ये क्या है? अदर इनकम। तो ये किस में जाएगा? सिर्फ OR। उन दुकानों का मालिक इंडिया में क्यों रहता है, इंडिया की फैसिलिटी क्यों एंजॉय करता है? मैं कहता हूँ मैं तो इंडिया में पैदा हुआ हूँ, यहीं रहूँगा, तो कहते हैं फिर टैक्स भी भर, इंडिया में रहेगा तो टैक्स भर, तेरी ड्यूटी है, तेरे पे खर्चा भी करते हैं इनडायरेक्टली बड़ा, ठीक है, तो टैक्स भर। वीज़ा ऑफिस बना रखे हैं, पासपोर्ट ऑफिस बना रखे हैं, जगह जगह ट्रेन चल रही है, सब्सिडी पे सस्ती ट्रेन चल रही है, और बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, तो टैक्स भर दो, ठीक है। हाँ, अगर तुम इंडिया में रहते नहीं, नॉन रेजिडेंट हो या बहुत कम रहते हो, NOR हो, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, चलो ऐश करो, छोड़ो, कोई टैक्स नहीं। और मैं ये इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम बता रहा हूँ, और हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो हम ही देखते हैं, उनके लिए तो हम ही क्या रोल मॉडल है। इंडिया देखो, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, ये जो बांग्लादेश है, उनके लिए तो इंडिया है भाई, चलो इंडिया को देखो, इंडिया में क्या सिस्टम है। तो उनका अपना टैक्सेशन लॉ भी नहीं होता। नेपाल में, पाकिस्तान में हमारी बुक्स जाती हैं इधर से, ये हाल है। वहाँ क्या लर्न पर्सन नहीं अपना एक्ट बना ले, हो इंडिया की बुक्स पढ़ते हैं। एक बार एक पाकिस्तानी से वैसी चैट होगी, कोई जावेद नाम का था, वैसे ही बाई चांस CA इंटर लिखा हुआ था, तो ये पढ़ के अपना भी इंटरेस्ट हो जाता, चलो CA स्टूडेंट है कोई, काफ़ी टाइम की बात होगी, तो चलो कई बार चैट वैट होती रही, तो उससे मेरा इंटरेस्ट था भी पूछूं उधर क्या कुछ है। तो उसने बताया भी उधर भी ऐसी CA मतलब हार्ड वर्क करके बच्चे बनते हैं, इस तरह उधर भी इतनी इंपॉर्टेंस है। तो उसने एक आधा क्वेश्चन पूछा, NPO का अपने करवा दिया उसको, जैसे बता दिया, वो बोर्ड भी खुश हो गया। चलो, तो मैंने उससे फिर पूछा कि कैसा कुछ, क्या सिलेबस, क्या बुक्स, तो इधर के बुक राइटर के नाम बता रहा था वो। RL गुप्ता आती है अकाउंटिंग की बुक, इधर से जा रही थी, और भी कुछ बुक्स बता रहा था जो इधर के राइटर की बुक्स वहाँ पढ़ी जा रही हैं, इधर से जाती हैं बुक्स। नेपाल के लोग भी टैक्स, वैसे तो आपको पता ही नेपाल की हालत काफ़ी ख़राब है। नेपाल तो एक ऐसा कंट्री है जिस पे अंग्रेज़ों ने भी नहीं कब्जा किया था। कहते करके करेंगे क्या, करके करेंगे क्या, कुछ आनी जानी तो है नहीं, क्योंकि हिली एरिया है, खेती होती नहीं थी वहाँ, कुछ है ही नहीं, कब्जा ही नहीं किया। और वो फ़ख्र से कहते होंगे हम पे किसी ने रूल ही नहीं किया। रूल इसलिए नहीं किया, था ही नहीं कुछ, कहाँ से रूल करते हैं। चलो, तो वो हमारा इनकम टैक्स पढ़ते हैं। तो सराउंडिंग में तो देखो यही रूल है, लेकिन इसको छोड़ दें, अगर बाकी किसी कंट्री के रूल मैं नहीं पढ़ा रहा आपको, अगर वहाँ भी उनके रूल के हिसाब से टैक्स लगता है तो लग के रहेगा, हमें मतलब नहीं। हम तो आपको कौन सा टैक्स लगाने को कह रहे हैं? इंडिया का टैक्स।
अब आपके माइंड में कन्फ्यूजन रहेगी सर, अगर हम क्या हमारा कोई वो है, चलो डांसर एक्टर ले लो, कोई सिंगर ले लो जो फॉरेन जाता है शो करने, मान लो कौन ले लो कोई भी, चलो शाहरुख खान की बात कर लेते हैं। शाहरुख खान कोई शो करने जा रहे हैं यूएस, और वहाँ से उनको 2 करोड़ रुपए मिलने, शाहरुख खान को 2 करोड़। अब वो शो तो करता है वॉशिंगटन में, अब मान के चलो कनाडा जाएगा तो वहाँ क्या है, मैंने कल परसों कोई मेरी भांजी जा रही है कनाडा, तो मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया कि चलो जाना है कि तेरे कॉलेज में ब्रम्पटन, ओंटारियो, उधर के जो कैलगरी, वहाँ हाल ही है कि वहाँ तो लोकल अंग्रेज तो भाग गए उन शहरों से जो उनके लोकल थे, हमारे वाले ज़्यादा हो गए, वो तो भाग गए अपने छोड़ छोड़ के, वो तो नए एरिया में जा रहे हैं, नया एरिया एक्सप्लोर करो क्योंकि बहुत बड़ा है, वो खाली पड़ा है। तो मैंने उससे पूछ लिया भी तेरे कॉलेज में जहाँ तेरा एडमिशन होना है वहाँ वो कौन है, कितने कैनेडियन, वो हंसने लगी, कहते जी किसी क्लास में कोई मिलता है सारे इधर वाले ही हैं, यानी उधर जाके कब्जा कर दिया हमारे वालों ने। और गलियों के नाम ना अपने बदल के, मान लो अमरजीत सिंह स्ट्रीट, ऐसे नाम ऐसे लिख लिए सारी गलियों के, वहाँ शहर ही अपने हो गए। वहाँ के 1-2 प्रोविंस में तो हमारे लोग, वहाँ के वो जो हेड होता है, जैसे आप समझ लो चीफ मिनिस्टर टाइप इंडियन है, क्योंकि कंट्रोल ही हमारा हो गया, पहुँच ही बहुत गए, और 2-3 साल में अभी भी उनसे ज़्यादा है शायद, उनकी पॉपुलेशन से ज़्यादा हमारे हो गए इंडिया वाले, और थोड़े दिन बाद देश ही हमारा होगा, वो मान के चलो इतने जा रहे हैं। तो चलो ये हालत है। मान लो कि भाई कोई पर्सन है, शाहरुख खान की बात लेता हूँ, शाहरुख खान जो है वैनकूवर कनाडा चला गया, मान लो वैनकूवर कनाडा शो करता है वहाँ पे, और वहाँ पे उससे 3 करोड़ रुपए मिलते हैं वहाँ पे, क्या इंडिया में टैक्स लगेगा? वैनकूवर कनाडा में शो करता है, इंडिया में टैक्स लगेगा शाहरुख खान पे? देखो लगेगा, क्यों? इंडिया में कमाए, इंडिया में मिले, क्या ये बिजनेस है, प्रोफेशन हो तो भी क्या है ये इंडिया से कंट्रोल नहीं, वो तो जहाँ गया शो कर दिया। तो ये अदर इनकम कह लो या कंट्रोल आउट ऑफ इंडिया प्रोफेशन कह लो, बात एक ही है। शाहरुख खान पे टैक्स क्यों लगेगा कि तुम इंडिया में क्यों रहते हो, रेजिडेंट इन इंडिया हो, इसलिए क्या है, दैट्स व्हाई यू हैव टू पे टैक्स विद इन इंडिया। अब कैनेडियन गवर्नमेंट कहती है कि शो कहाँ हुआ, वो गवर्नमेंट कहती है कि शो कहाँ परफॉर्म हुआ है, कनाडा, तो इनकम कहाँ कमाई गई, कनाडा, तो देन यू हैव टू पे टैक्स विद इन कनाडा। तो कनाडा में भी टैक्स लगेगा इस थ्योरी के हिसाब से, तो क्या इनकम अर्न कनाडा में वहाँ भी लगेगा, तो लगे हम क्या करें, हमें टैक्स से मतलब है, हम तो इंडिया का टैक्स पढ़ रहे हैं, पर वो तो पिस जाएगा बेचारा, 2 जगह टैक्स देगा, कहता जी समाज सेवा ही रहेगी, भाई इधर टैक्स दे दूँ उधर दे दूँ, मेरे को क्या बचा। इसलिए क्या है, कुछ कंट्रीज़ के साथ इंडिया का टाई अप है, काफ़ी कंट्रीज़ के साथ ही है। एक सेक्शन 91 है, सिलेबस में नहीं है, उसके अंदर DTR, डबल टैक्सेशन रिलीफ, DTR डबल टैक्सेशन रिलीफ, एक समझौता है डबल टैक्सेशन रिलीफ। क्या भाई ऐसे तो 2 जगह टैक्स लग गया तो लोग बिजनेस करेंगे नहीं इधर से उधर जाके, तो इनकम टैक्स ने कहा कि ठीक है, अगर हमारे देश का आदमी आपके कंट्री में आता है आप टैक्स लगा लो, कैनेडियन गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, इंडिया सरकार कहेगी भाई ऐसा है, तूने जो कनाडा में टैक्स भरा या तेरा इंडिया में जो टैक्स बनता है विच एवर इज लेस, वो माफ़ कर देंगे। यानी तेरा शाहरुख खान, तेरा इंडिया में टैक्स बनता है 60 लाख, कनाडा में कितना भरा है तूने, कहता जी 40 लाख, तो चल 20 और दे दे, एक तरफ का टैक्स लेंगे हम, ठीक है। और अगर कोई कैनेडियन इंडिया आ जाए तो उसे क्या है, कनाडा सरकार कहेगी तू इंडिया में टैक्स दे दे, कनाडा वाला माफ़ कर दे। यानी आपस में कंट्रीज़ ने क्या कर रखा है, डबल टैक्सेशन रिलीफ, ये समझौता कर रखा है, एक तरफ का टैक्स क्या कर देंगे, माफ। क्लियर, ये हमारे सिलेबस में फाइनल लेवल में आएगा, CA फाइनल में, इंटर में नहीं है, कि इस तरह से करके भी दिखाना पड़ जाएगा आपको कि कितना टैक्स बंदे पे लगेगा, सेक्शन 91 है इसका। चलो तो समझ आया, चलो बताओ। हाँ जी, बांग्लादेश ढाका में अर्जुन सिंह नाम का आदमी है, बांग्लादेश ढाका के अंदर 20 एकड़ जमीन है, हो सकती है बांग्लादेश में ज़मीन, वैसे तो मुझे लगता नहीं कोई जाके लेगा, बांग्लादेश में क्या जाना है, जाना ही है तो कहीं और देखो। लेकिन कई बार क्या खानदानी ज़मीन पड़ी है, क्या हुआ, क्योंकि है तो वो हमारे ही पार्ट थे कभी,
बांग्लादेश पाकिस्तान बन गया था, पहले वो पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान, इधर वाला पाकिस्तान अलग और वो अलग। अंग्रेज कहते जी लड़ते रहें, ये कोई बात नहीं, हमें फिर दोबारा मौका मिल जाएगा, क्या पता, लड़ते रहें। इधर पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके वो, आधा बांग्लादेश वाला और आधा वो। बाद में वो इंदिरा गांधी ने जब लड़ाई हुई पाकिस्तान से तो आज़ाद करवा दिया, बांग्लादेश अलग कंट्री बन गया। तो चलो, बांग्लादेश ढाका फेमस है, वो वेलवेट वगैरह का काम बहुत ज़बरदस्त हुआ करता था। बताया करते थे पुराने ज़माने में वेलवेट इतना, वो मलमल बोलते हैं, वो इतना बढ़िया क्वालिटी का होता था, एक रिंग के अंदर पूरा थान निकल जाता था कपड़े का, एक छोटी सी रिंग के अंदर, इतना मतलब बढ़िया क्वालिटी का बनता था। अब तो चलो बांग्लादेश में, तो वहाँ ज़मीनें थी लोगों की, बाद में डिवाइड हो गया उधर, तो लोगों की ज़मीनें क्या है पड़ी रह गई उधर, इधर आके बस गए, लेकिन वो ज़मीनों को संभालते रहे, कंट्रोल उनका बना रहा। मान लो 20 एकड़ ज़मीन पुरानी चल रही है आपकी, तो क्या वो इनकम एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया है? माफ़ होएगी, क्योंकि एग्रीकल्चरल इनकम का मीनिंग सेक्शन 21A बताता है। 21A क्या कहता है? एग्रीकल्चरल लैंड जो है मस्ट बी सिचुएटेड विद इन इंडिया, और ये लैंड कहाँ है मैं कह रहा हूँ? बांग्लादेश। क्या उस जमीन की खेती आ रही है बांग्लादेश से, वहीं जमा हो रही है बैंक में, ठीक? क्या होगा? क्या ये इंडिया में मिली, कमाए, बिजनेस है ना, ये तो क्या है अदर इनकम। सिर्फ कब टैक्सेबल है बांग्लादेश की खेती? अगर तुम इंडिया में OR हो, ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो। क्लियर? मान लो साहिल के कराची पाकिस्तान में FD पड़ी है 20 लाख रुपए की, वहीं पड़े पड़े बढ़ रही है, 20 के 22 हो गए, 2 लाख रुपए इंटरेस्ट वहीं पड़े पड़े बढ़ गया, तो 2 लाख का क्या होगा? क्या इंडिया में रिसीव? नो। इंडिया में अर्न? इफ इट इज बिजनेस? नो। अदर इनकम है, कहाँ जाएगी? अगर आप OR हो तो टैक्स लगेगा, वरना नहीं। ठीक? बोलो, किसी के पास मान लो कैलिफोर्निया के अंदर घर पड़ा है, किराए पे चढ़ा रखा है, वहीं का वहीं रेंट जमा हो जाता है, ये भी ना कमाया ना मिला, अदर इनकम है। किस में जाएगी? अगर आप OR हो। OR पे टैक्स बहुत ज़्यादा है। भाई घर तेरा वहाँ तो रहता है, यहाँ क्यों है? बात तो ये है, हमारे यहाँ रहेगा तो टैक्स भरना पड़ेगा। और वो उधर कनाडा वाले कह रहे हैं, उधर US वाले कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पे प्रॉपर्टी ले रखी है तुमने, तो उस पर टैक्स दो। हो सकता है, बिल्कुल। फिर क्या काम आएगी? डबल टैक्सेशन रिलीफ। क्लियर? तो आपको ये तो पता लग गया OR पे टैक्स ज़्यादा लगता है, NOR पे एक ही एक एक्स्ट्रा केस है बस ये वाला, बाकी तो OR और NR और NOR में लगभग सेम सी कंडीशन है, माफ़ ही रहता है नॉर्मली। ठीक है, बाकी 2 पॉइंट किसी को नहीं बख्शे जाएंगे, इंडिया में मिला या इंडिया में कमाया। तो आपको ये तो पता लग गया कि टैक्स का रूल क्या है, किस पे कितना टैक्स लगेगा, कितनी इनकम माफ होगी। चलो, ये हो गया हमारा। देखना, अब आपको 3 तरह का स्टेटस जानना है कि कोई पर्सन या तो OR होगा या क्या होगा NOR या क्या होगा NR, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। 3 तरह का स्टेटस। तो एक इंडिविजुअल का स्टेटस जानना चाहते हो, इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस जानना है, तो सेक्शन 6(1) कुछ कंडीशन बताता है, उन कंडीशन के अकॉर्डिंग पता लगेगा कि आपका स्टेटस क्या है इंडिया में। चलो, सेक्शन 6(1) बेसिक कंडीशंस बताएगा कि आपने कितने दिन इंडिया में बताए। ये बेसिक कंडीशन है रिलेटेड टू करंट प्रीवियस ईयर। सिलेबस के अकॉर्डिंग करंट प्रीवियस ईयर कौन सा है? 21-22। क्या कहता है? फर्स्ट बेसिक कंडीशन कि उसने 180 और मोर डेज स्पेंट विद इन इंडिया। लगातार रहना जरूरी नहीं, कभी आ गया कभी चला गया, सब मिला जुला के कितने दिन? 182 और मोर डेज इंडिया में स्पेंड किए हों, तो आप कह देंगे क्या ये फर्स्ट बेसिक कंडीशन पूरी हो गई, 182 और मोर डेज स्पेंट इन इंडिया। अगर आपने ये इंडिया में दिन बिता लिए तो समझ लेंगे कि फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या होगी? फुलफिल हो गई। सही है, ही शुड स्पेंड 182 और मोर डेज विद इन इंडिया। क्लियर? चलो, मान लो आप खुद पे लगाओ और आपके ये 182 के आपको जी सारे हो गए सर, ये तो 365 ही हो गए, तो बस ठीक है,
आप इंडिया में क्या हो, एक बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर चुके हो। कंडीशन पढ़ रहा हूं, इस कंडीशंस पे चल के ही पता लगेगा कि आप OR है कि NOR है कि NR है। समझ लो, कंडीशन लगना मतलब आपका इस जाल में फंसना है इनकम टैक्स के OR NOR वाले में। चलो 182 डेज या इंडिया में इससे ज़्यादा बिताए, अगर यस तो टिक कर दो, बात खत्म। लेकिन अगर इससे बच गए तो एक और कंडीशन है, और कहता क्या, 60 और मोर डेज ड्यूरिंग करंट प्रीवियस ईयर। करंट प्रीवियस ईयर कौन सा है, 21-22, एंड 365 और मोर ड्यूरिंग 4 ईयर प्रीसीडिंग द करंट प्रीवियस ईयर। करंट प्रीवियस ईयर से पीछे वाले 4 साल में कितने, 365, और करंट प्रीवियस ईयर में कितने, 60 दिन। अगर ये इससे बच गए तो यहां फंस जाओगे। कोई एक चेक करनी है आपने, अगर पहली हो जाए तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, खेल वहीं रोक दो बस। मान लो मैंने अपने पे लगाई, क्या मैं बेसिक कर दूंगा, मैंने लगाई यस पूरी आराम से, 182 365 ही है, मैंने कहा टिक, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मैं बच गया फर्स्ट कंडीशन से, 182 नहीं रहा इंडिया में, तो क्या आप सेकंड की ओर बढ़ो, एक पूरी हो जाए बहुत है। फर्स्ट नहीं हुई तो कौन सी चेक करो, सेकंड। क्या मैंने करंट प्रीवियस ईयर 21-22 में 60 दिन बिताए, एंड पिछले 4 साल में कितने बताए हो, 365। लगातार रहना जरूरी नहीं, चाहे बीच में एक आधा साल जीरो है 4 साल में तो भी कोई दिक्कत नहीं, टोटल चाहिए मुझे कितना, 365। मैं आपको कह रहा हूं मिस्टर स्टीव हर साल 100 डेज के लिए इंडिया आते हैं, स्पेंट इन इंडिया ईच ईयर सिंस, बड़े साल हो गए इनको, 11-12 से ये हर साल कितने दिन इंडिया में आ रहे हैं, ये हर साल इंडिया में आ रहे हैं 100 दिन के लिए, 100 डेज के लिए इंडिया आ रहे हैं। कौन सा साल, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग तो 21-22 है ना, यहाँ भी कितने दिन आए, 100। उससे पहले 20-21 में भी कितना, 100, 19-20 में भी कितना, 100, 18-19 में भी कितना, 100, और 17-18 में भी कितना, 100। मैं आपको क्या कह रहा हूं, पहले आप चेक करो फर्स्ट बेसिक कंडीशन वेदर फुलफिल्ड और नॉट। फर्स्ट बेसिक कंडीशन आपने चेक की, नहीं हुई, 182 वाली तो हुई नहीं, छोड़ो, आगे बढ़ो। और सेकंड चेक कर लो, क्या सेकंड में 60 + 365 हो गए, क्योंकि यहां 60 चाहिए, एंड 4 साल में कितने चाहिए, 365 प्लस यहां 60 और मोर, हो गई ये वाली कंडीशन हो गई, क्लियर हो गई, तो मतलब फंस गया इंडिया में, चक्कर में, जाल में इंडिया के। हम लोग पढ़ा करते थे, हम कहते ओहो यार बेचारा 2 दिन कम रह गया, अगर ये 2 दिन और हो जाता ना तो बढ़िया हो जाता, पूरी हो जाती कंडीशन। लेकिन वो तो 2 दिन जानबूझ के निकल गया। बड़ी बार फ़ोन आता है, लोगों को ये रूल पता है, बड़े फ़ोन आते हैं, क्या सर देखना मेरा हिसाब बनाना, मैं ऐसे गया आया गया, देखना सर, कहता जी जाना है मुझे, उसी हिसाब से टिकट करा लूँ। अगर वो मार्जिन पे हो, मान लो उसका काम क्या है, 178 डेज है इंडिया में, अगर वो 31 मार्च को जाता है या 30 मार्च को जाता है तो उसके 182 हो जाएंगे, तो उसको सलाह दे दो भैया 3 दिन पहले निकल जाए इंडिया से, 182 से कम रह जाएगा, ऐसा मतलब थोड़ा सा आइडिया दे दो अगर बंदे को, तो बच जाए शायद। कोई इंडिया छोड़ के जा रहा है, एक बंदा आपके पास आया, कहता जी इंडिया छोड़ के जा रहा हूँ, आपने पूछा क्या करने जा रहा है इंडिया, कहता हायर एजुकेशन के लिए। हायर एजुकेशन, वैसे बता दूँ इंडिया से अच्छी एजुकेशन नहीं है वहाँ भी, सिर्फ काम मिल जाता है वो बात अलग है, पैसे ज़्यादा बनते हैं, एजुकेशन का लेवल हमसे अच्छा नहीं है, हमारी एजुकेशन उनसे काफ़ी अच्छी है। चलो कनाडा साइड तो खासकर, हाँ आगे हार कोई यूनिवर्सिटी लेवल की ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड वगैरह में जाते हैं ना बच्चे, वो तो ठीक है, और हायर स्टडी के लिए जाते हैं, मास्टर्स करने, वो एक अलग बात है, MBA वगैरह करने। ये +2 वाले तो वैसे जाते हैं इनकम कमाने, जी मेन पर्पज़ ये होता है। चलो मान लो कहता है जी हायर एजुकेशन के लिए जा रहा हूँ, मेरा एडमिशन हो गया वहाँ, तो उसे कहता है कब जाना है बेटा आपने, कहते जी सोच रहा हूँ 1 जून को निकल जाऊँ, 1 जून को निकल जाऊँ 2022 में। तो आप उसको कहो भाई पहले निकल जा थोड़ा, क्योंकि जून में जाएगा, अप्रैल तेरा यहाँ, मई यहाँ 31, 1 दिन जून का यहाँ, तेरे तो इंडिया में कितने दिन हो जाएंगे, 62। फिर उससे पिछले साल में तू सारी ज़िंदगी यहीं पड़ा रहा तो तेरा तो क्या हो जाएगा,
60 और 365 हो जाएगा पूरा। कहता भाई साहब फिर क्या करूं? क्या ऐसा कर बेटा, 2-3 दिन पहले निकल ले, तू निकल जाए 28 मई को, 27 मई को निकलना ही है। 1 जून की जगह 3 दिन पहले निकल जा, तेरे हाथ में ही है, टिकट पहले करा ले। कहता हाँ वो मेरे हाथ में। कहता क्या मिलेगा? मिलना कुछ नहीं, टैक्स बचेगा। नहीं तो इस साल तू इंटरनेशनल लेवल पे भी कमाएगा, टैक्स भरना पड़ेगा, समझो। उससे समझा दो मिलना कुछ नहीं। तो 28 मई को निकल जा ताकि तेरे दिन कितने रह जाएं? 58। 30 दिन अप्रैल के और मई के 58 दिन, 60 से कम हो गए। अब तू कनाडा जाके इस बचे हुए साल के 10 महीने कमाएगा, कम से कम टैक्स देना इंडिया में नहीं पड़ेगा। कहता अगर मैं जून 1 के बाद जाऊँ तो क्या भाई कमाएगा तू वहाँ, टैक्स कहाँ बढ़ेगा? इंडिया, क्योंकि तेरे पे ये तो नहीं लग रही, ये 60 और 365 लग जानी है, और तू क्या बन जाएगा इंडिया में? टैक्स भरने के पंगे में ना फंस जाए कहीं। ये बात है। तो उसको कह निकल सकता है तो निकल ले, ठीक है। मैं तनिष्क को कह दूँ भाई निकल ले यहाँ से, ये कहाँ जाएगा? तो उसके लिए जिसने जाना ही है उसके लिए। और किसी आपका कोई रूटीन क्लाइंट आया, वो कहता है जी देखना मेरा हिसाब था, ओके यार फॉरेन चला जा, नहीं तो टैक्स पे। वो इतना आसान है क्या फॉरेन जाना? उसको तो रहना ही यहाँ देना ही पड़ेगा। वो जाएगा भी तो क्या, 5-7 दिन टूरिस्ट पर्पज से टूरिस्ट वीज़ा पे चला भी गया तो फिर वापस अपना देश ही अच्छा लगता है। जाएगा कहाँ? वहाँ इनकम थोड़ी होती, खर्च क्या देगा एज अ टूरिस्ट? तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जो मार्जिन पे हैं, आते जाते। बड़े लोगों के फ़ोन आते हैं जी बच्चा आ रहा है जी, बोलो कब आए कब जाए, इस तरह, ताकि उनको है मार्जिन पे तो बच जाए। नहीं है मार्जिन तो अगला कहता फिर आराम से जब मर्जी आओ, जब हो ही जाने हैं दिन पूरे। ये बात है, क्लियर। एक कंडीशन पूरी करनी है, 182 हो जाए तो वेल, ना हो तो 60 प्लस 365 चेक कर लेंगे, सही है। ओके, अब देखो ये 2 कंडीशन के भी एक्सेप्शन हैं। इन दूसरी कंडीशन के एक्सेप्शन टू सेकंड बेसिक कंडीशन, एक्सेप्शन टू सेकंड बेसिक कंडीशन, यानी अपने को नॉर्मली चेक की नहीं करनी। आपको कौन सी चेक करनी है? ओनली 182 हो गई तो गुड, नहीं तो छोड़ो। सेकंड मीन्स देयर इज नो नीड टू चेक सेकंड बेसिक कंडीशन, यानी आपको सेकंड बेसिक कंडीशन चेक ही नहीं करनी। ओनली वी हैव टू चेक अबाउट 182 और मोर डेज स्पेंट इन इंडिया। बस आपको क्या देखना है? इंडिया में कितने दिन बिताए हो, 182 या उससे ज्यादा, सिर्फ वो देखना है। बढ़िया खुशकिस्मत लोग हैं जिस पे 60 और 365 चेक की नहीं होनी। सिर्फ कौन सी चेक होनी है? 182 वाली। अगर वो लग गई तो बचने का चांस नहीं, सेकंड से बचा लेंगे। आप ऐसे कौन से लोग की बात कर रहे हैं जो सेकंड से बच सकते हैं? एक तो क्या, कोई इंडियन सिटीजन है, लीव्स इंडिया, किस लिए छोड़ गया है? फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। क्या करें, लोगों के घर बार छूट जाते हैं कमाने के लिए। पहले यहाँ धक्के खा रहे हैं तो फ़ौरन चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं तो लोग यहाँ बातें करते हैं, पैसे के लिए चले गए, ये करो, देश बुला रहा है जब मान लो चले जाते हैं तो जब यहाँ धक्के खाते हैं कोई नहीं पूछता। इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। इंडिया छोड़ के जा रहा है किस लिए? एम्प्लॉयमेंट। वीज़ा कौन सा लगाओ? एम्प्लॉयमेंट। वीज़ा एजुकेशन का हो तो नहीं। एजुकेशन वाले बच्चे जाते हैं ना वहाँ, तो उनको अलाउड होता है कुछ घंटे काम करते हैं। कई लोग जाते ही वहाँ एजुकेशन नाम की होती है, वहाँ जाके रहते हैं, पूरा काम ही करते हैं, उनका कोर्स ही ऐसा होता है। पर उनका वीज़ा तो स्टडी वीज़ा है, वीज़ा स्टडी वीज़ा है, वर्क परमिट नहीं मिलता उनको वहाँ पे, स्टडी वीज़ा पे गए हैं। उन लोगों को नहीं बख्शना। सिर्फ बख्शना किसको है? जिसके वीज़ा पे क्या मेंशन हो? एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, यानी या तो वहाँ नौकरी लगी, नौकरी का जरूरी नहीं, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हो आप, कि क्या वहाँ पैसा लगा के आपने क्या है, कोई होटल खरीद लिया, कोई पंप खरीद लिया, कोई डिपार्टमेंटल स्टोर बना लिया, तो आप वहाँ काम धंधा करने जा रहे हैं, वर्क परमिट मिल गया है। ऐसा है, पैसा लगता है थोड़ा, यहीं से वर्क परमिट मिल जाता है, वहाँ जाके काम कर सकते हो आप। तो वर्क परमिट पे जा रहे हो या जॉब लगी, किसी कंपनी ने आपको बुलाया है, तो छोड़ो। फिर सेकंड बेसिक कंडीशन नीड नॉट टू बी वेरीफाइड।
एक बंदा इंडिया जा रहा है कोरिया के अंदर, भारत सरकार ने नौकरी लगा दी एम्बेसी में, एम्बेसी समझ गए ना, वीज़ा ऑफिस। उधर के लोगों ने, कोरिया के लोगों ने इंडिया आना है तो इंडिया सरकार से परमिशन कौन देगा? इंडिया का एम्बेसी जो वहाँ खुला होगा उन देश में। आपको अगर यूएस जाना है तो आपको परमिशन किससे लेनी है? इंडिया सरकार की तो परमिशन ही परमिशन है, कब मर्जी जाओ, पासपोर्ट बन गया। लेकिन आपको वीज़ा चाहिए, वीज़ा कौन देगा? वीज़ा सेंक्शन करेगा यूएस का एम्बेसी, फाइल लगेगी आपकी। तो वो हमारे देश में बैठते हैं, मेहमान है हमारे देश के, हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी उनके बारे में। ऐसी दूसरे कंट्री में किसका वीज़ा ऑफिस है? इंडिया का। कोई इंडिया आना चाहे तो वीज़ा ऑफिस। वैसे तो बॉर्डर टपके भी बहुत लोग आते हैं, पर लेकिन मैं तो वीज़ा लेके बात कर रहा हूँ। बड़ी दुनिया इंडिया रहती है जो यूँ ही बॉर्डर क्रॉस कराए, बांग्लादेश का, कोई पाकिस्तान का, कोई नेपाल का। नेपाल तो ऐसी है, ब्रश करते करते नेपाल पहुँच जाते हैं लोग। वहाँ सिक्योरिटी नहीं है बॉर्डर पे इतनी ज़्यादा। गोरखपुर इधर साइड नेपाल बॉर्डर है, लोग यूँ ही उधर चले गए, इधर आ गए, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हमारे जैसे लोग हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेपाल भागते हैं ये गुंडे बदमाश जो हैं, जब पुलिस इनको ढूंढती है नेपाल निकल देते हैं कि इंडिया की पुलिस के एरिया से बाहर हो जाओ। चलो, ऐसे अगर जॉब लग गई तो सेकंड चेक की नहीं करनी। मैं कह रहा हूँ जो बच्चा इंडिया छोड़ के जा रहा है या बंदा जा रहा है 1 जून को, उसकी जॉब लगी है कोरिया में, तो उस पर लगाओ 182 रहा ना। वो तो अप्रैल, मई और जून का एक दिन, 62 डेज इंडिया में है। सेकंड लगाने लगे, मत चेक करना, बच गया वो। कहता बढ़िया नहीं चेक होती, नहीं होती। कहता 10 दिन और रुक जाऊँ, 10 दिन और रुक जा। कहता महीना और रुक जाऊँ, महीना और रुक जा। कहता दिसंबर तक रुक जाऊँ, नहीं। फिर तेरे क्या हो जाएंगे 182, 1 अक्टूबर तक तो 182 हो जाएंगे तेरे। इतना भी ना रुक यहाँ पे, क्योंकि ये वाली लगी तो तेरे को कोई नहीं बचा पाएगा। इससे बच गया तू, क्लियर? बचना है, नहीं तो टैक्स लगेगा। तो 182 वाली ही चेक होनी है, उसका कोई इलाज नहीं। आधा साल तो इंडिया में पड़ा रहा। 182 का मतलब क्या हो गया? 365 का हाफ हो गया, तो नहीं बख्शते भैया, फिर तो इंडिया में ही रहता है, मानेंगे। 182 कम है क्या इंडिया में? चलो हाँ, अगर नौकरी के लिए छोड़ देंगे। और जो टूर पे घूमने जाते हैं उनकी भी जॉब नहीं लगती, वो टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं, उन पे लगेगी सेकंड बेसिक। किनको बख्शा है? सिर्फ जिनका वीज़ा ही कौन सा हो, एम्प्लॉयमेंट। बड़े बच्चे जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग पे भेज देती है ना कंपनी, वो भी जॉब नहीं लगी, वो तो थोड़ी देर के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजे, बुला लेंगे, तो उन पे 60, 365 चेक होगी। यानी ट्रेनिंग, टूर, एजुकेशन के लिए जा रहे हो तो 60 + 365 चेक होगी, बख्शा नहीं जाएगा। बख्शना है वीज़ा कौन सा लगे। लेकिन उन लोगों का क्या करें? थोड़े टाइम पहले न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी, शायद मैंने आपसे डिस्कस भी किया हो। हेडलाइन थी कि वो सुबह का नाश्ता इंडिया में, रात का खाना बांग्लादेश में खाते हैं। सुबह का नाश्ता इंडिया में और रात का खाना बांग्लादेश में खाते हैं। बड़े हजारों लोग हैं, गरीब भी है बांग्लादेश में, बहुत बुरा हाल है, काम धंधा नहीं है। वहाँ क्या करते हैं? जंगल है, इतनी ज़्यादा बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं है जितनी कि अपने पाकिस्तान बॉर्डर पे है। जंगल, रात के अंधेरे में जंगल टपाते हैं, वहाँ बांग्लादेश वाले बॉर्डर टपाते हैं, ज़्यादा सिक्योरिटी है नहीं। दिन भर यहाँ आते हैं, रिक्शा खड़ी होती है उनकी, कोलकाता साइड इंडिया के अंदर रिक्शा खड़ी होती है, ठीक है। सुबह आ गए, अंधेरे में 4 बजे चल के आ गए, जैसे अपना नाश्ता वाश्ता किया, इंडिया में आए, चाय कॉफ़ी पी अपना, और रिक्शा चलाते हैं दिन भर। पैसा कमा के रिक्शा फिर वहाँ कहीं पार्क की अपनी, और रात जैसी दिन छिपा बॉर्डर टपके, यानी काम इंडिया में और सोते कहाँ जाके? बांग्लादेश। रात का खाना बांग्लादेश। इन लोगों का स्टेटस क्या है आपको कि सर ये पता कैसे लगेगा इंडिया में कितने दिन है? वैसे वो इलीगल है, वो इंडिया में है ही नहीं, क्योंकि वो तो कैसे आ रहे हैं? इलीगल। ऑन रिकॉर्ड वो इंडिया में है, उन्होंने वीज़ा लिया है क्या? नहीं ना, तो वो लोग ऑन रिकॉर्ड इंडिया में नहीं, तो उन लोगों को इंडिया में ना माना जाए। हमारे सबूत के अंदर वो नहीं आएगा कि इंडिया में है। वो बंदा मर भी जाए ना इंडिया में आके, तो उसकी डेड बॉडी नहीं देगी भारत सरकार, देगी नहीं, क्योंकि उसकी डेड बॉडी देना मतलब ये मान लेना है कि हाँ हमारे यहाँ इनफिल्टर्ड लोग मतलब घुसे हुए हैं ऐसे, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है नहीं। जब वो कहेगी जी आपके वहाँ हमारा बंदा मर गया, तो सरकार कहेगी दिखाओ उसका पासपोर्ट वीज़ा कहाँ है, हमने तो परमिशन ही नहीं दी, हमारे यहाँ कैसे आ गया, जबकि आया हुआ इधर ही है। ऐसे दिक्कत होती है। पर हमें तो लीगल वे में बात करनी पड़ेगी ना, ऑन रिकॉर्ड बात करनी पड़ेगी। चलो, इसी में देखना एक और पॉइंट है। इंडियन शिप
कोई फॉरेन बाउंड शिप है, फॉरेन बाउंड शिप, कोई शिप फॉरेन आता जाता है इंडियन शिप, उसके क्रू मेंबर हैं कैप्टन वगैरह, उन पे भी 60 और 365 नहीं लगानी। शिप चलाने वाला कैप्टन, उसकी टीम होती है पूरी, 6-7 लोगों का पूरा स्टाफ होता है जो शिप चलाता है, कैप्टन वगैरह और हेल्पर वगैरह। वो शिप कौन सा है तो इंडियन, लेकिन वो फॉरेन बाउंड शिप है, फॉरेन आता जाता है। फॉरेन जाने और आने का दिन शिप के मामले में इंडिया में गिना नहीं जाता। शिप के मामले में जाने वाला दिन, आने वाला दिन इंडिया में गिना नहीं जाता। उनके पास ना एक सर्टिफिकेट होता है, जब वो इंडिया छोड़ते हैं तो एक सर्टिफिकेट मिलता है, हाँ लिविंग इंडिया। फिर जब इंडिया आते हैं तो सर्टिफिकेट मिलता है, हाँ इंडिया में आ गए। तो ऐसे लोगों को 60 365 में ना चेक किया जाए। 182 इंडिया में रहे वो शिप के कैप्टन और क्रू मेंबर। शिप कौन सा है? इंडियन। जाता क्या है? इंटरनेशनल लेवल पे। इंडिया के पोर्ट से कहाँ जाता है? इंटरनेशनल पोर्ट। इंटरनेशनल पोर्ट से डेस्टिनेशन क्या है उसका? इंडिया। तो वो फॉरेन बाउंड शिप हो गया ना। ऐसे शिप के ऊपर 60 365 ना लगाया जाए। यानी अगर वो शिप चेन्नई से मुंबई, मुंबई से विशाखापट्टनम, वहाँ से कोलकाता आता जाता है, अगर यूं, तो फिर उस सिचुएशन के अंदर उस पर 60 365 लगेगा, क्योंकि वो फॉरेन गोइंग शिप नहीं है। समझे? बचा लेंगे इनको। कोई डाउट? चलो पहले तो ये, इसमें एक कैटेगरी और है, थर्ड, मतलब वैसे इसी के पार्ट है। सेकंड, क्या आप इंडियन सिटीजन हैं, CI, और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज अब्रोड प्रेजेंटली। विजिट्स टू इंडिया। इन लोगों को भी एक्सेप्शन में रखा गया। कौन? जो इंडियन सिटीजन है, जो आजकल विदेशी हैं। हु इज आउटसाइड, मतलब हु इज आउटसाइडर मीन्स अब्रोड, फॉरनर, विदेशी, इंडिया में सेटल नहीं है। वो है तो इंडियन सिटीजन, पर उसकी सिटीजनशिप इंडिया की जरूर है, पर वो सेटल कहाँ है आजकल? फॉरेन में। या फिर इंडियन ओरिजिन का आदमी। इंडियन ओरिजिन का कौन है? इंडियन ओरिजिन के वो लोग हैं जिसने खुद ईदर ऑफ पेरेंट्स, मम्मी पापा में से कोई भी, वो सब लोग इंडियन ओरिजिन के हैं जिन्होंने 15 अगस्त 1947 से पहले खुद या मम्मी पापा में से किसी ने कहाँ जन्म लिया हो? इंडिया में। वो पर्सन इंडियन ओरिजिन के हैं। ठीक, इंडियन ओरिजिन के पर्सन का मीनिंग आपको नोट्स के अकॉर्डिंग पेज नंबर 2.5 पे दे रखा है। चलो, नाइनटीन 47 से पहले या इधर पेरेंट्स ने, किसी ने 1947 से पहले क्या है, इंडिया में जन्म लिया हो, अगर ऐसी कंडीशन पूरी करते हो तो आपको क्या मान लिया जाए? इंडियन ओरिजिन का मान लिया जाए। और जो इंडियन ओरिजिन के आदमी है उस पर नॉर्मली सेकंड कंडीशन ना लगाई जाए, सेकंड कंडीशन ना चेक की जाए ऐसे लोगों पे। एक मिनट, चलो ग्रैंड पेरेंट्स भी, इधर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न इन इंडिया बिफोर अनडिवाइडेड इंडिया। अनडिवाइडेड इंडिया क्या था? इंडिया 15 अगस्त 1947 से पहले बहुत बड़ा था, बाद में घटता गया।
यानी मैं ये कह रहा हूँ आपने या आपके पेरेंट्स में से किसी एक ने भी, मदर या फादर, या दादा दादी में से किसी एक ने भी, आपको जी अब ठीक है, क्योंकि खुद हम तो डिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए, मम्मी पापा भी कहाँ पैदा हुए, डिवाइडेड इंडिया, क्योंकि उनकी एज भी इतनी है कि 1947 के बाद ही पैदा हुए। हाँ, दादा दादी का नंबर 1947 से पहले इंडिया में आया था, इसलिए उनका स्टेटस देखो, क्या वो इंडिया में पैदा हुआ, कोई भी दोनों में से, दादा या दादी में से कोई? हाँ, लाहौर में पैदा हुए थे, पंजाब में, पाकिस्तान जो बन गया बाद में। 1947 से पहले तो लाहौर क्या था, पंजाब पाकिस्तान में चला गया, जो वो इंडिया था। लाहौर यूनिवर्सिटी तो बड़ी फेमस थी, वो बाद में डिवाइड हो गया, उधर चली गई। बाकी उन्होंने मिटा दी हमारे निशान जो हिंदुस्तान से रिलेटेड थे, उन्होंने तोड़ ताड़ दिए। जैसे भगत सिंह को जिस जेल में फांसी दी गई, सेंट्रल जेल थी जो, उसको ढा दिया उन्होंने, वो भगत सिंह इंडिया का था, इसलिए उन्होंने कहा ये हमें कोई मतलब नहीं है। जो हीर रांझा की कहानियाँ सुनते हो, उसकी एक समाधि थी तख्त हजारे के नाम से, वो भी ढाडू दी उन्होंने बाद में। वो कहता है ये तो इंडिया का था, तो इसकी याद हम क्यों रखें। उन्होंने काफ़ी कुछ वहाँ मंदिर भी तोड़ दिए। तो वैसे वो इंडिया था। कराची, इस्लामाबाद, ये अपना बलूचिस्तान, सिंध, गुजरात, ये सब वहाँ भी है। सिंध तो बलूचिस्तान तो हमारे है ही नहीं, लेकिन वहाँ भी गुजरात है, इधर भी गुजरात है, वहाँ भी राजस्थान है, इधर भी राजस्थान है, वहाँ भी पंजाब है, इधर भी पंजाब है, और JNK वहाँ भी है, और कश्मीर इधर भी है। डिवाइड हो गया ना बीच में, वो आधा उधर चला गया आधा इधर। तो जो वहाँ पैदा हुआ हो, मतलब उस इंडिया में, मान लो ढाका में पैदा हुए किसी के दादा दादी ढाका में, ढाका क्या था 1947 से पहले इंडिया, तो वो पर्सन क्या हो जाएगा, इंडियन ओरिजिन। मान लो मिस्टर बासित पटेल नाम का न्यूजीलैंडर है, एक बासित पटेल नाम का न्यूजीलैंडर क्रिकेटर है, वो पैदा हुआ मान लो 90s के अंदर, कहाँ, न्यूजीलैंड में। उसके मम्मी पापा पैदा हुए मान लो 1950 to 1960 के अंदर, न्यूजीलैंड में। और उसके दादा दादी, पता लगा दादा जो थे न्यूजीलैंडर ही थे, वो वहाँ से आए हुए थे इंडिया, लेकिन दादी इंडियन थी, वो इंडियन थी। शादी होगी जैसे उस वक्त हो ही जाती थी, इधर उधर ऐसे, अब तो वैसे भी हो जाती हैं, अब भी हो जाती हैं। लेकिन मान लो उसकी जो ग्रैंड मदर थी वो इंडियन थी, वो कहाँ पैदा हुई, मान लो दिल्ली में। तो बासित पटेल क्या हो गया, खुद पैदा हुआ 1947 से पहले वाले इंडिया में ना, पेरेंट्स ना बाद में ही पैदा हुए, उनकी एज कम है, लेकिन दादा दादी में से कोई, यस, दादी इंडियन थी, दिल्ली में पैदा हुई थी। तो बासित पटेल को क्या इंडियन ओरिजिन का मान लिया जाए। और ऐसे लोगों को भारत सरकार वेलकम करती है, वेलकम टू इंडिया, आएंगे तो कुछ खर्चेंगे भी। इन लोगों को कह दिया कि तुम पे 60 और 365 चेक ही नहीं करते, 60 और 365 चेक ही नहीं करते तुम्हारे लिए। क्लियर, इनको थोड़ा सा रिलैक्स कर दो। हम पे लगाएं, मैं लगाऊं अपने पे, मेरे दादा दादी भी इंडिया में पैदा हुए थे, मैं इंडियन ओरिजिन का हूं, पर फायदा नहीं कोई इंडियन ओरिजिन का होने का। क्यों? क्योंकि अपा तो इधर ही बसे हुए हैं। ये बेनिफिट तो किन के लिए है, हु इज अब्रोड एट प्रेजेंटली, ये उनके लिए जो आजकल क्या है, फॉरेन में सेट है। मैं चिल्लाऊं कि मैं तो इंडियन ओरिजिन का हूं, तो वो कहते कोई फायदा नहीं, तू रहता तो यहीं है ना, तेरे को बेनिफिट नहीं मिलेगा, तेरे पे तो हम 60 + 355 चेक करेंगे। ये तो किन के लिए है, जो फॉरेन में बसे हुए हैं, हु इज अब्रोड एट प्रेजेंट। समझ आया? बोलो कोई डाउट, किसी को प्रॉब्लम? क्लियर है बात? तो जो फॉरेनर हैं उनके लिए बात कर रहा है। आते हैं घूमने फिरने, आ जाते हैं, कहते हैं दादाजी का देश देखेंगे, ऐसा आ जाते हैं। एक वेस्ट इंडीज क्रिकेटर है शिव नारायण चंद्रपाल, नाम से क्लियर है, शिव नारायण, दो भगवान के नाम लिए बैठा है, शिव भी और नारायण भी, और चंद्रपाल भी कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ नाम है। वो क्या, वो बताते थे, वो एक कैप्टन भी रहे वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम के, तो वो बताते थे कि हरिद्वार में थे मेरे दादा दादी, बाद में वो फैमिली चलेगी वेस्ट इंडीज़ में रहने लगी। वो वेस्ट इंडीज़ में पैदा हुए, उनके पेरेंट्स देखना पड़ेगा कहाँ पैदा हुए, ठीक है, लेकिन 1947 से पहले कोई इंडिया में पैदा हुआ, पता लगा हरिद्वार में थे उसके दादा दादी, बाद में वहाँ चले गए। तो शिव नारायण चंद्रपाल क्या हो गया, इंडियन ओरिजिन का हो गया। क्लियर? और इंडियन ओरिजिन का हो गया तो अब तू इंडिया आएगा, तेरे पे 60 + 365 चेक नहीं करेंगे। इमरान खान का क्या है स्टेटस? इमरान खान पाकिस्तान जो PM थे, क्रिकेटर भी थे, इमरान खान क्या स्टेटस कहते हो?
वो कहाँ पैदा हुए होंगी, उनकी उम्र 70-65 के आसपास, तो वो तो कहाँ पैदा हुए होंगे, पाकिस्तान में आज़ादी के बाद। लेकिन मम्मी पापा कहाँ पैदा हुए इमरान खान के, कहता जी रावलपिंडी में पैदा हुए थे पापा, और मम्मी पैदा हुई थी मान लो सियालकोट में, जगह वहाँ सियालकोट, वहाँ पे पाकिस्तान में। पाकिस्तान नहीं था वो, सियालकोट तो इंडिया का ही था। हीर रांझा की कहानियाँ भी उधर की हैं सियालकोट की, तो वो इंडिया ही था। और वो जो तू कह रहा रावलपिंडी, वो भी क्या था, इंडिया। शहरों के नाम नूम बदल गए, इंडिया ही था वो। ये बर्मा म्यांमार नहीं है, बर्मा ये इंडिया था। ढाका बांग्लादेश इंडिया था, और चाइना ने दबा लिया कुछ एरिया अपना इंडिया का, वो भी इंडिया था 47 से पहले। तो कहने का मतलब आप कहाँ पैदा हुए, आपके मम्मी पापा या कोई भी एक, इंडिया ना, 47 से पहले वाले इंडिया। तो मेरा कहना यह है कि मेरे अकॉर्डिंग तो सारा पाकिस्तानी क्या होएगा, सारा पाकिस्तान का बंदा क्या होगा, इंडियन ओरिजिन। क्योंकि पेरेंट्स नहीं तो ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ पैदा हुए होंगे, तो ना जी ना, हम तो इधर पाकिस्तान की तरफ ही रहते थे। तो वो इंडिया ही तो था, ठीक है ना, वो इंडिया ही था। सिंध और भी जो भी एरिया है वहाँ पे, गिलगिट का एरिया है, गिलगिट बहुत अच्छी जगह है, कश्मीर से अलग हो गया वो, गिलगिट में पैदा हुए, सब इंडिया था। तो तुम सारे पाकिस्तानी बांग्लादेशी क्या हो गए इंडिया में, इंडियन ओरिजिन। आओ हमारे यहाँ वेलकम है, आप इंडिया होगे तो 60-365 नहीं लगेगी, क्लियर। मैं कहता हूँ इमरान खान आता है ऐसे 100 दिन इंडिया, स्टीव वॉक की जगह ना, अभी मैं एग्जांपल लिख रहा था, 100 दिन इमरान खान इंडिया आता है, बख्श दो उसे, उस पर 60-365 चेक मत करना इमरान खान पे, क्योंकि वो क्या है, इंडियन ओरिजिन। आजकल फॉरेन में सेट, और क्या, पैदा ही वहाँ हुआ है, वहीं रह रहा है, उसको वेलकम करो इंडिया में, आ जाओ भाई, तेरे पे 60+ से 65 नहीं लगाएंगे, क्लियर। बोलोगे डाउट, समझ आया ये चीज। इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन हो, और आप आजकल क्या हो, अब्रॉड हो, विदेशी हो, फॉरेनर हो, इंडिया आते हो तो आप पे 60+ से 65 चेक नहीं करेंगे। पर इस कंडीशन के भी एक्सेप्शन आगे पढ़ेंगे, इसके अंदर भी एक्सेप्शन है। ये कहते हैं कि अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है या इंडियन ओरिजिन का आदमी है, इंडियन ओरिजिन का आदमी है, हु इज अब्रॉड, जो आजकल क्या है, विदेश में सेट है, कहता है हैविंग इंडियन इनकम ओवर 15 लाख इन द ईयर। फॉरेन की इनकम ना जोड़ो, इंडिया की धरती से जो कमाया तूने, इंडिया आया ऐसा आदमी, इंडिया में आके रह रहा है, मान लो चंद्रपोल इंडिया आके रह रहा है, चंद्रपोल क्या है, इंडियन ओरिजिन का है, आजकल कहाँ सेटल है, वेस्ट इंडीज, पर वो कई कई दिन आके रहता है इंडिया में, काम धंधा भी चलता है। इंडिया सोर्स की इनकम, फॉरेन की छोड़, इंडिया सोर्स की इनकम का मतलब जो इंडिया की धरती पे तूने रिसीव की या कमाई, प्लस वो भी जो इंडिया में नहीं कमाई लेकिन बिजनेस कंट्रोल कहाँ से है, इंडिया, वो वाली भी जोड़ ले 15 लाख के लिए, जो इंडिया से कंट्रोल है वो दोनों इनकम अगर मिला के 15 लाख से ज़्यादा हैं, और तू सिटीजन ऑफ इंडिया है या इंडियन ओरिजिन का बंदा है, ठीक, 182 नहीं रहा दूँ, अगर 182 रह गया तो भैया खेल ही खत्म है, फिर तो छोड़, फिर तो 182 लग गई, एडिशनल कंडीशन के लिए बढ़ूंगा मैं आगे चेक करने के लिए, पर 182 से बच गया, 182 से बच गया, और तेरी ये चेक नहीं करनी हमने नॉर्मली, पर नहीं, एक और पंगा डाल दिया, कहता है कि इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन के लोग जो आजकल फॉरेनर हैं, अगर उन्होंने 15 लाख से ज़्यादा इंडिया सोर्स से कमा लिए, तो हम देखेंगे करंट प्रीवियस ईयर 21-22 में क्या वो 120 दिन या उससे ज़्यादा इंडिया में रहे, मोर डेज इन इंडिया, तो समझो उसका और कुछ नहीं चेक करना, उस बंदे को नाम क्या दे दो, NOR का नाम दे दो, बस। नई कहानी उलझा दी इन्होंने, क्या कह दिया कि अगर आप इंडिया में क्या हो, ओरिजिन के हो या सिटीजन हो, पर आजकल सेटल कहाँ हो, फॉरेन में, इंडिया में सेटल नहीं हो, तो उन्होंने कह दिया कि उस सिचुएशन में 182 तो नहीं रह गए ना तुम, कह ना सर ना 182 नहीं है, बच गए। फिर कहता है अब या तो तेरे पे लगेगा 60 और 365 का रूल, या लगेगा 120। कहता जी मैं तो 100 दिन आता हूँ इंडिया में, उस हिसाब से तो ये रूल लग जाता है। पर हमने क्या कहा, इंडियन ओरिजिन और सिटीजन पे ये रूल ना लगाओ, कहा ना मत लगाओ। उसके लिए कहता है एक और पंगा बना दिया, क्या तेरी इनकम 15 लाख से कम है? कहता जी 15 लाख से कम है। अगर 15 लाख से कम है तो चल ऐश कर,
फिर तो तू क्या है, कुछ भी कंडीशन से बच गया, तेरे पे बस 182 के सिवा और कोई चेकिंग नहीं होनी। कहता हाँ जी मैंने तो इंडिया में क्या है, या कंट्रोल फ्रॉम इंडिया बिजनेस मिला के, कहते कोई 2-4 लाख रुपए कमाए होंगे सर इंडिया में, या कमाए ही नहीं, छोड़ फिर ऐश करो, तुझ पे 182 ही लगेगा बस, 182 ना रह जाना, नहीं तो दिक्कत है, वरना करो ऐश। कहता मान लो सर अगर इंडिया की धरती में कमाए प्लस इंडिया से कंट्रोल बिजनेस है फॉरेन में कमाए, मिला के 15 लाख से ज़्यादा हो तो क्या ठहर, फिर तुझे इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे, फिर हम तेरे देखेंगे करंट प्रीवियस ईयर में, चलो 182 तो नहीं रहा तू, क्या तू 120 दिन रह गया, कहता हाँ रह गया सर, 130 दिन रह गया मैं तो बस तेरा स्टेटस फिक्स क्या है, तू NOR, क्लियर, NOR क्लियर। इसके लिए और शर्तें देखनी नहीं बस ना, वो बात करूंगा मैं अभी करूंगा, समझे। बोलो, एक और सेक्शन चला दिया इन्होंने, मतलब बोर कर दिया इन्होंने इस चीज को ना, थोड़ा ज्यादा खींच दिया इनकम टैक्स ने। और मैं कई बार ये सोचता हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग समझेंगे कैसे इसको, खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग को बड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा। आप तो स्टूडेंट हो, चलो स्टूडेंट ने एग्जाम देना है, मजबूरी है, क्वेश्चन पढ़ने हैं तो कर लेगा, लेकिन एक आम आदमी को समझा के देख लो भी ये कहानी क्या है। तो ये कहते हैं एक और बात, अभी ठहर, सिटीजन ऑफ इंडिया हो क्या, जो कि क्या है, हु इज अब्रॉड, नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 61, सेक्शन 61 में कवर नहीं है, ना तो तू 182 रहा, ना ही तू ये वाली कंडीशन में फॉल हुआ, अगर इंडियन ओरिजिन का है या सिटीजन है तो इस कंडीशन में भी नहीं फॉल हुआ। ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन क्या है, 120 दिन से ज़्यादा रहने वाली, मान लो 120 वाली में फॉल कर गया तो तू NOR हो गया। मैं कहता हूँ उस कंडीशन सारी से बच गया, उन सारी कंडीशन से बच गया। अगर इंडियन सिटीजन हो तुम, इंडियन सिटीजन हु इज अब्रॉड, नॉट कवर अंडर 61, हैविंग इंडियन इनकम, फॉरेन की इनकम छोड़ दो, ओवर 15 लाख, तब भी तेरे को भैया हम तो NOR मानेंगे। सीधी बात है, अब इन्होंने 15 लाख वाला बंदा पकड़ लिया, सीधी बात। कहते इंडिया से 15 लाख से ज़्यादा कमा रहे हो ना, तेरे को कुछ नहीं, तेरे को सीधा ही क्या बोलेंगे हम, NOR। वैसे OR भी बोल सकते हैं, 182 ले गए तो फिर तो तेरी कहानी OR वाली बन जाएगी। अगर 182 से कम है, तो क्या इंडियन ओरिजिन का या इंडियन सिटीजन है। फिर कहता है जी 61 में ही चल रहा है, वो कहता है जी बता तू कितने दिन इंडिया में रहा, 60 365 तो नहीं लगती, उसके लिए क्या है 120 दिन इंडिया में रहा। अगर रहा तो उस केस में तेरे को हम सीधा ही क्या कह देंगे, NOR। देखो यहां पे क्या है, डीम्ड रेजिडेंट का केस है, डीम्ड रेजिडेंट 120 दिन वाला ये ना, 120 और मोर डेज इंडिया एंड 365 डेज और मोर, यानी बस यहां पे क्या कर देंगे, 60 की जगह क्या कर देंगे 120 दिन बस। अगर कोई आदमी सिटीजन ऑफ इंडिया है या इंडियन ओरिजिन का है, जिसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है इंडिया में, इंडिया सोर्स की इनकम का मतलब इंडिया की धरती में कमाए या फॉरेन में कमाए, जो कि कंट्रोल कहाँ से कर रहा था वो इंडिया से जोड़ के 15 लाख से ज़्यादा कमाए, तो भाई तू अगर इंडिया में 60 छोड़, चलो 60 से नहीं बख्श दिया तेरे को, 120 और 365 दिन इंडिया में रह गया तो NOR है। इससे भी बच गया, मतलब ये लग गई तो खत्म क्वेश्चन। अगर ये नहीं लग रही तो क्या तू इंडियन सिटीजन है, ये इंडियन ओरिजिन वाले के लिए नहीं है, ये सिर्फ किसके लिए, डीम्ड रेजिडेंट 61A, सिर्फ इंडियन सिटीजन। इंडियन सिटीजन है, 61 लग गया तो ठीक है भाई तेरे पे, छोड़ फिर 61 से बच गया, तू विदेशी है, क्या तूने इंडिया में 15 लाख से ज़्यादा कमाए ना, कहता जी 15 लाख से ज़्यादा कमाए हैं, क्या तो इंडियन सिटीजन है, कहता हाँ, 61 में आया, कहता नहीं, क्या बस फिर तो भी तू NOR, तो भी तू क्या है NOR। यानी याद रखना डीम्ड रेजिडेंट वाली जो 61A है, ये सिर्फ किस पे एप्लीकेबल है, सिटीजन ऑफ इंडिया पे। सीधी सी बात है, सिटीजन ऑफ इंडिया ने 15 लाख से ज़्यादा कमा लिए और कोई शर्तों में कवर नहीं हुआ तो वो क्या है NOR, और कोई कंडीशन नहीं देखनी, ठीक। और सिटीजन ऑफ इंडिया हो या इंडियन ओरिजिन का हो, उसके लिए क्या कहता है, 60 की जगह 182 लगी तो वेल, ना लगे तो क्या देखो
120 और 365 देखनी है, वो भी कब देखनी है? अगर इनकम क्या है उसकी, इंडियन सोर्स की 15 लाख से ज्यादा। चलो बताना, केस बताओ मुझे। इमरान खान हर साल 100 दिन इंडिया आ रहा है, हर साल 100 दिन इमरान खान इंडिया आ रहा है, पिछले 10 साल से आ रहा है इमरान खान इंडिया। इमरान खान कौन है? इंडियन ओरिजिन का आदमी है, हर साल 100 दिन इंडिया आता है, चला जाता है। इंडिया में उसने इस साल कमाए हैं 9 लाख रुपए। चलो सिर्फ 9 लाख, बताओ क्या होगा? इंडियन ओरिजिन का है, 100 दिन आता है, चला जाता है हर साल, 10 सालों से ऐसा कर रहा है वो। क्या होगा? पहले तो इमरान खान पे लगाओ, क्या करंट प्रीवियस ईयर में 182 दिन रहा? कितने दिन रहा? 100। सेकंड 60 365, ब्रेक लगा लो एक बार। 60 365 वैसे तो लगनी नहीं, लेकिन नहीं ठहरो, क्या इमरान खान की इनकम 15 लाख से ज़्यादा है? क्या? नहीं 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 सर, बिल्कुल नहीं है, 6 लाख है सिर्फ। तो बस फिर ख़त्म, तुम क्या हो इंडिया में? नॉन रेजिडेंट। इमरान कहता नहीं 25 लाख है इनकम सर, ऐड करता हूँ मैं, इंडिया वाले खूब पैसे देते हैं मुझे, एडवर्टाइजमेंट में बुलाते हैं, ऐड से कमाता हूँ, 25 लाख इनकम है, 15 पार हो गया ना, पक्का अब तू क्या बन के रहेगा? शायद NOR। ठहर जाओ, देख लेते हैं। तू इंडियन ओरिजिन का है, आजकल फॉरेन में सेट है? कहता हाँ। कहता तूने 15 लाख से ज़्यादा कमाए इंडिया में इंडियन सोर्स से? कहता हाँ। तो बस फिर तेरे पे कौन सा रूल लगेगा? 120 प्लस 365 के लगाओ, वो भी नहीं लगता, क्योंकि 120 नहीं है वो सिर्फ कितने दिन है? 100 दिन। बच गया वो, इस रूल से बच गया, एक्सेप्शन से। यहाँ 120 और 365 चाहिए, 60 नहीं चाहिए, 120 365। क्लियर? और अगर इमरान खान की इनकम 15 लाख से कम है तो चाहिए सिर्फ एक चीज, 182, और कुछ नहीं, सब छोड़ दो। चलो मैं कहता हूं कि इमरान खान की इनकम 15 लाख से ज्यादा है, इमरान खान 100 दिन रहा है, क्या ये डीम्ड रेजिडेंट में नहीं आ जाएगा क्या इमरान खान? चेक करो, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ये सिर्फ इंडियन सिटीजन पे लगती है, इंडियन सिटीजन पे। इमरान खान आ रहा है, मैं कहता हूं इंडियन सिटीजन हो आप, चाहे दिन देखो ही ना, 15 लाख से ज्यादा कमाए इंडियन सोर्स से, तुम सिटीजन ऑफ इंडिया हो जो फॉरेन में सेट है, 15 लाख से ज्यादा कमाए तो तुम NOR हो गए। पर इमरान खान तो इंडियन सिटीजन नहीं है, वो तो क्या है? सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, हाँ इंडियन ओरिजिन का है। यहाँ तो दोनों पे रूल है ये 120 365, लेकिन इसमें डेज नहीं देखना, बस 15 लाख से ज़्यादा हो गए, तुम इंडियन सिटीजन हो, धक्के से तुम्हें हम क्या मान लेंगे? NOR। समझ आया? मैं दोबारा बता दूंगा, ये एक बार आप सुन लो, क्योंकि नोट्स से पढ़ोगे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। है ही कन्फ्यूजिंग ये जो टॉपिक है ना, ये वाली चीज़, बाकी सब सही है, सिर्फ ये वाले जो 2 पॉइंट है ना कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। ये डीम्ड रेजिडेंट का 6(1) है, अब ये सिर्फ सिटीजन के लिए है, डेज नहीं देखने, 15 लाख से ऊपर है तो तुझे क्या मानेंगे हम? NOR। और यहाँ पे सिटीजन हो चाहे इंडियन ओरिजिन हो, इसमें क्या है? 15 लाख से ऊपर है तो हम क्या देखेंगे? 120 और 365। यानी आपको जी सिटीजन तो फंस ही गया, 15 लाख से ऊपर है तो वो वाले ना देखो, ना भी करेगा 120 365, यहाँ फंस जाएगा। सिटीजन ऑफ इंडिया जो कि फॉरेन में सेट है, 15 लाख से ऊपर साल में इंडिया में कमाता है, वो तो फंस गया। इंडिया में क्या हो गया? NOR। याद रखना, अब भी NOR होगा वो, अब भी क्या होगा? NOR, OR नहीं, NOR। समझा? चलो इसको एक बार होल्ड पे रखो, ये वाली कंडीशन फिर से पढ़ूंगा, दोबारा से सुनो। बेसिक कंडीशन क्या है करंट प्रीवियस ईयर से रिलेटेड? कि भाई करंट प्रीवियस ईयर 21-22 में कितने दिन बताया हो इंडिया में? 182 डेज और मोर, कोई भी आदमी हो। इससे बच गया तो क्या चेक करनी है? 60 प्लस 365। करंट ईयर में 60, मान लो करंट ईयर में 50 है, उससे पहले 365 होने से कुछ नहीं होता, या पिछले सालों में वो 365 नहीं है। कोई आदमी इंडिया से गए हुए उसे 2 साल हो गए या 3 साल हो गए, 3.5 साल पिछले सालों में, इस साल वो रह गया इंडिया में, काफ़ी दिन रह गए, इस साल इंडिया में रह गया मान लो 140 दिन, क्या हो जाएगा 60 से ज़्यादा रहने से? पीछे वाले 4 साल में भी तो 365 होने चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। चलो, और लेकिन सेकंड बेसिक कंडीशन से बख्श दो, कुछ खुशकिस्मत लोग हैं जिन पे सेकंड नहीं चेक होनी। अगर फॉरेन जा रहे हो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे, चलो बख्श दो। अगर आप इंडियन शिप के क्रू मेंबर है जो फॉरेन आता जाता है, उसके भी 60 365 मत चेक करो। इंडियन ओरिजिन या इंडियन सिटीजन हो हु इज़ अब्रोड एट प्रेजेंट या आउटसाइडर एट प्रेजेंट,
उस आदमी विजिट्स ड्यूरिंग टू इंडिया, इसमें झमेला है। अगर इसमें 15 लाख से कम इनकम इंडियन सोर्स तो कोई झमेला नहीं, बस खत्म सब कुछ, ये देखनी नहीं 182 के सिवा। 15 लाख से ऊपर है तो झमेला है इन लोगों के लिए, इंडियन ओरिजिन या सिटीजन के लिए। क्या तुम 120 और 365 से ज्यादा रहे? कहते यस, तो तुम क्या हो गए? NOR। क्या नहीं 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 रहे, नहीं रहे। कहते 120 नहीं रहे, 100 रहे हैं। तो कहता है क्या तुम इंडियन सिटीजन हो? कहता हाँ। कहता फिर भी तुम NOR, 15 लाख से ऊपर इनकम है। कहता अभी आप 120 कह रहे थे। कहता नहीं, एक और भी है, सिटीजन के लिए है, लेकिन वो वैसे मुझे लगता नहीं सिटीजनशिप रहेगी। लगातार इंडिया के बाहर बसने पे सिटीजनशिप वहाँ की लोगे ना आप, इंडिया की लेना भी कौन चाहता है आजकल। हाल ये हुआ पड़ा देश का, PR चाहिए, PR चाहिए, लड़कियों को चाहिए लड़का वहाँ का, शादी करके वहाँ चली जाए तो PR लग जाए वहाँ की। और लड़के जो निकम्मे हैं, जो IELTS वगैरह करके नहीं जा सकते, वो लड़की ढूंढते हैं कि भगवान कोई ऐसी बनवा दे, कपल बनवा दे, हमारा कोई शादी करवा दे, कोई लड़की वहाँ PR पे हो ताकि मेरे को ले जाए, पढ़ के तो मैं जा नहीं पाऊँगा। ऐसे ही है, बड़े बड़े लड़के हैं जो वो करना पड़ता है ना, टेस्ट पास करना पड़ता है, फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, कम से कम वो करेंगे तो ही जा सकते हैं। पैसा है, सब है, लेकिन वो टेस्ट करके नहीं पास जा पाते। वैसे वर्क परमिट मुश्किल है, क्वालिफिकेशन है नहीं, तो दिक्कतें आती हैं, तो वो लोग ढूंढते हैं शादी कर लें वहाँ इस तरह। चलो, तो वैसे क्या है, मैंने आपको बताया था कि अक्षय कुमार की सिटीजनशिप कैनेडियन रहता है इंडिया में। बोलो, इंडिया से सारे बेनिफिट ले रहा है, इंडिया का खा रहा है, और सिटीजनशिप कैनेडियन रखी हुई है कि वहाँ ओल्ड एज में वहाँ बढ़िया सिटीजनशिप वहाँ की काम आएगी। गलत बात है ना। वैसे भारत सरकार का एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर, मोदी जी के साथ घूमता रहता है, और इंडियन की सिटीजनशिप नहीं है। बोलो, तो गलत है। इंडिया में रह के इंडियन सिटीजनशिप तो लेनी चाहिए आपको। कुछ कंट्री के साथ ड्यूल सिटीजनशिप का भी कंसेप्ट है, अफ्रीका के कुछ, क्योंकि वो इधर के भी सिटीजनशिप वहाँ की भी, ऐसा भी है कई बार। चलो, समझ आया? आगे बढ़े? कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, चलो आगे। अब आपको बेसिक कंडीशन आ गई। चलो, बेसिक में कई कई एक्सेप्शन है, वो देख लेंगे। अब मैं बढ़ता हूं एडिशनल कंडीशन की तरफ। एडिशनल कंडीशन की तरफ बढ़ता हूं। क्या है ये एडिशनल कंडीशन? जब तक ये नहीं पढ़ोगे तो आपको नहीं पता लगेगा कौन OR कौन NOR, और एडिशनल कंडीशन कौन सी हैं। एडिशनल कंडीशन रिलेटेड टू प्रोसीडिंग प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं, पिछले सालों से रिलेटेड है। एक कंडीशन क्या कहती है? 730 और मोर डेज ड्यूरिंग 7 years प्रोसीडिंग द करंट प्रीवियस ईयर। करंट प्रीवियस ईयर 21-22 छोड़ दो, उससे पहले वाले सालों में क्या 7 सालों का टोटल 730 होता है। क्या लगातार रहना जरूरी नहीं, 3 साल बीच में आए नहीं आप इंडिया, 2 साल पूरे इंडिया में रह गए तो हो गए 730। इमरान खान 7 सालों में 730 लगानी पड़े, लगा लोगे इमरान खान पे? होनी होंगे 7 सालों में कितने, मैं तो 100 बता रहा था। 100 दिन के लिए इंडिया आता है तो 700 दिन होंगे, बच जाएगा। हम अपने पे लगाएं, हमारी तो भाग के 2 साल में ही हो जाएंगे 730 पूरे, 7 सालों में क्या। तो देखना है, लगातार रहना कंटिन्यूसली जरूरी नहीं, टोटल 365 और मोर डेज बनने चाहिए। सही है? और क्या कहता है? और यहां पे ही शुड सेटिस्फाई एनी वन बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन कौन सी है? या तो 182 दिन वाली, या फिर कौन सी है 60 + 365 डेज वाली। लेकिन कुछ लोगों पे लगती नहीं, याद रखना। शिप के क्रू मेंबर पे नहीं लगती, एम्प्लॉयमेंट के लिए फॉरेन जा रहा है उस पर भी नहीं लगती। इंडियन ओरिजिन में झमेला है। जो वो 2 बताई ना मैंने, PO इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और सिटीजन 15 लाख से ऊपर वाला, उनके लिए एडिशनल देखनी नहीं, उनका तो सीधा ही शॉर्टकट क्या NOR, बात ही खत्म। ठीक है ना ये चीज। लेकिन जिन लोगों पे देखनी है, मैं कह रहा हूं स्टीवो इंडिया आता है, स्टीवो 100 दिन के लिए इंडिया आता है, चलो 120 दिन के लिए इंडिया आता है हर साल। स्टीवो WAUGH, वो ये ऑस्ट्रेलियन होते हैं, वो हमारे नहीं होते वो। तो स्टीवो 120 दिन के लिए इंडिया आता है। पहले लगाओ फर्स्ट, 182 हो जाएगी, 182 होगी नहीं। सेकंड लगाओ बेसिक 60 और 365। तो आपने पूछा स्टीव से कहाँ पैदा हुए थे? कहता सिडनी में। मम्मी पापा कहाँ पैदा हुए? कहता जी वो
1940 के आसपास पैदा हुए थे। आपकी आंखें खड़ी होगी, हाँ 1940, ठीक है। आपने पूछा जी कहाँ पैदा हुए, बोलो बोलो, कहता जी मेलबोर्न के आसपास। मम्मी पापा दोनों, कहता दादा दादी, कहता जी वो पर्थ में कहीं पैदा हुए थे, दादा दादी आसपास ही गाँवों में रहते थे वो, सुना है, कहता वहाँ पैदा हुए थे। मतलब कोई भी 1947 से पहले दूर दूर इंडिया में नहीं है, तो उसको को भी तू नहीं बचेगा भैया। कहता क्या हो गया, कहता तू तो 120 दिन आ रहा है, तेरे पे तो 60 और 365 लग जाएगी। कहते वैसे पूछ क्यों, हिस्ट्री क्यों, मैंने कोई रिश्ता थोड़ी करना है यहाँ, हिस्ट्री पूछी दादा दादी कहाँ के थे, मम्मी कहा नहीं यार एक सिस्टम होता है इंडिया में, एक इंडियन ओरिजिन का आदमी होता है, नहीं है वो, तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। आप उस पर क्या चेक करोगे, 60 और 365 होगी 120 दिन भी हो गए, 4 साल में 480 हो गए, आराम से होगी। आगे बढ़ो एडिशनल कंडीशन पे, क्या स्टीव वो 7 में 730 दिन रह गया, हाँ रह गया, क्यों, 120 दिन इंटू 7 ईयर 840 हो गई। क्या 10 में से 2 साल कोई भी एक बेसिक कर देगा स्टीव वो, 10 में से कोई भी 2 साल लगातार भी जरूरी नहीं, ही हैव टू सेटिस्फाई एनी वन बेसिक कर देगा। करो 21-22 कितने दिन, 20-21 19-20 18-19 17-18 16-17, बहुत दिन आ रहा है, कई सालों से आ रहा है वो, रियल में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ, इतने दिन तो नहीं पर आता है। स्टीव वो एक एक्स क्रिकेटर है, कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम, तो वो इंडिया में ना कोलकाता साइड आया करता था, मदर टेरेसा से मिला जैसे कई बार, तो वो कोलकाता में गरीब बच्चों का अनाथ आश्रम टाइप वहाँ कई टाइम आता रहा, कई लोग आते रहते हैं ऐसे, उनका अटैचमेंट हो जाती है, जैसे ये कई साल इंडिया आया है, शायद अब नहीं सुना कभी रिसेंटली आया हो। चलो 120 दिन ये स्टेटस है, ये कौन है, स्टीव है, ये दूर दूर तक इंडियन ओरिजिन का कोई लिंक नहीं है। 60 और 365 बेसिक लग गई, कौन सी बेसिक लग गई, बेसिक कंडीशन इसने कौन से वाली पूरी कर दी, सेकंड। एडिशनल के लिए बढ़ो, एडिशनल कंडीशन के लिए बढ़ो, क्या 7 साल में 730 वाली कर दी 7 साल में आराम से होगी। 10 में से कोई भी 2 साल एक बेसिक कर देगा, चलते हैं देखते हैं, करें चेक, करो यहां पे चेक करो, यहां 182 वाली हुई, यहां 60 और 365 हुई, जैसे कि मानो यही करंट ईयर और यहां 60 और 5 पिछले 4 साल में 365 होगी। यहां चेक करो 182 वाली नहीं हुई, क्या 60 और 365 हो जाएगी। जैसे यही करंट प्रीवियस ईयर हो 60, इससे पहले वाले 4 साल में 365, यस हो गई, 2 ही काफी है, ज्यादा कर देगा ये, कोई भी 2 साल एक बेसिक कर दी इसने, हाँ कर दी। 60 और 365 वाली पिछले 2 साल में कभी कर सकता है, ये कर सकता है, मानो यही करंट प्रीवियस ईयर हो, मान लो 21-22, यहाँ 60 और पीछे वाले 4 साल में 365, यस, यहाँ 60 और पिछले 4 साल में 365, यस, तो इसने क्या कर दी कंडीशन पूरी, क्लियर। तो ये क्या हो गया, एक बेसिक और दोनों एडिशनल कर दे तो इसे रेजिडेंट ओआर बोलेंगे, आगे आएगा लिखा हुआ। जो आदमी एक बेसिक और दोनों एडिशनल शर्तें पूरी कर दे वो क्या होता है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, क्लियर। बदलूं क्वेश्चन थोड़ा, मैंने बंदे का नाम बदल दिया, यहां मैंने यहां कर दिया, नहीं अपने पास रहता है एक बंदा अपना, शोएब मलिक रहता ना, सानिया मिर्जा का हस्बैंड शोएब मलिक, इंडिया रहता है वो। शोएब मलिक की बात कर रहा हूँ, शोएब मलिक पाकिस्तानी है लेकिन शादी कर ली इंडियन से, सानिया मिर्जा से, अब वो इंडिया रहता है, काफ़ी रहता है, मान लो वो कहता हूँ कि ये स्टेटस उसका ही है शोएब मलिक का, और मैं कहता हूँ उसकी इनकम इंडिया में, उसकी इंडियन इनकम सिर्फ ही 8 लाख है इंडियन सोर्स। इंडियन सोर्स में इंडिया की धरती में कमाया ऐड उड़ करके ब्याज से जैसे भी, प्लस जो इंडिया से कंट्रोल बिजनेस है वो जोड़ लो, कितने हैं 8, 15 लाख से कम। चलो बढ़ो आगे, शोएब मलिक पे लगाओ 182
नहीं, यहाँ 120 दिन है। 60 और 365 चेक करूं शोएब मलिक के लिए? सोचो सोचो, चेक करूं शोएब मलिक? क्यों ना चेक करूं? क्योंकि वो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स उसके कहां पैदा हुए? अनडिवाइडेड इंडिया में। यानी वो क्या हो गया शोएब मलिक? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, PIO हो गया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो गया। अब देखो, क्या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है? क्या 60 365 चेक करूं? ना करो, एक्सेप्शन। पर एक रूल और है, एक रूल और है कि भाई 60 365 चेक नहीं करना शोएब मलिक के लिए, वो ठीक है, लेकिन क्या इसकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है? नहीं है, छोड़ दो बस। फिर कुछ और 120 365 भी नहीं, कुछ नहीं देखना। ये आदमी क्या हो गया? बेसिक ही नहीं करता, जो उसे क्या नाम दे दिया जाता है? NR, यानी क्या नाम दे दिया जाता है? नॉन रेजिडेंट। क्लियर? नॉन रेजिडेंट, बेसिक ही नहीं कर पा रहा हो। और अगर मैं कह देता शोएब मलिक की यहाँ इनकम 18 लाख है, लो 18 लाख, शोएब मलिक की इनकम 15 लाख से ज़्यादा होगी, तो आप देखो शोएब मलिक के लिए क्या बेसिक 182 ही नहीं, सेकंड लगाओ इंडियन ओरिजिन है, हाँ 15 लाख से ऊपर है, यस, तो 120 और 365 होगी, हो गई। तो ये क्या हो गया? NOR, एडिशनल देखनी नहीं, सीधा क्या कह दो? NOR। क्लियर? बोलो। चलो अब फिर बदल दो, 8 लाख, यानी देखना ही नहीं 120 365 या 15 लाख का रूल देखना ही नहीं, वो 8 लाख सारे हैं, ठीक है। पर यहाँ वो ना 190 दिन रह गया। अब बताना मेरे को, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग बन गया, थोड़ा टिपिकल केस हो गया ये। 190 दिन रह गए, करो। पहले लगाओ 182 की बेसिक होगी, हाँ होगी। क्या सर मैं इंडियन ओरिजिन का हूं? भैया कुछ मर्जी हो तुम, 182 से ज्यादा रहेगा तो तू इंडिया बसा हुआ है, फर्स्ट से फंस गया तू, तो फर्स्ट बेसिक ही लग गई तेरे पे। कहता जी वो 15 से कम देखना ही नहीं, 182 लगा गया तू इंडिया में। चलो आगे बढ़ो, फिर इनकम देखनी ही नहीं, 182 वाली लग गई। एडिशनल की तरफ जाने की जरूरत है अब? यस है, चेक करो। 7 साल में 730 होगी, होगी 7 साल में 730। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला, फर्स्ट कंडीशन वाला। 10 में से कोई भी 2 साल एक बेसिक कंडीशन पूरी कर देगा, ये नॉट एप्लीकेबल है उसके लिए, ये एप्लीकेबल ही नहीं है। क्यों नहीं एप्लीकेबल शोएब मलिक के लिए? क्यों? क्योंकि वो इंडियन ओरिजिन का आदमी है नहीं ना एप्लीकेबल। तो क्या 182 वाली 2 साल कर देगा? नहीं कर रहा, ये देखनी नहीं, 182 वाली कर नहीं रहा, तो यानी ये कंडीशन नहीं हो रही पूरी। समझ गए? ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही। 182 रहने से बेसिक लग गई एक, एडिशनल के लिए उसी के चेक करना है जिसकी बेसिक हो जाए, कोई बेसिक होगी एक 182 वाली। आगे बढ़ो, एडिशनल। एडिशनल एक तो बड़ी आसान है, 7 साल के टोटल डेज कितने? 730 हो गई, हो गई। एक और देखो, क्या 10 पिछले सालों में किसी भी 2 साल एक बेसिक कंडीशन पूरी कर सकता है वो, कि नहीं कर सकता? चेक किया तो आपको 182 वाली देखनी है, क्योंकि इंडियन ओरिजिन का है, तो अपने को इसकी देखनी ही कौन से वाली है? 182, वो नहीं है, तो इसका मतलब एडिशनल कंडीशन 1 किसी भी 2 साल 10 में से एक बेसिक वाली शर्त पूरी नहीं करता। तो जिसकी एक बेसिक हो जाए ना, वो पहले 2 में से होता है, या OR या NOR, और जिसकी बेसिक ही ना हो तो वो क्या होता है? NR। इसकी बेसिक होगी तो इसका स्टेटस या तो OR बनेगा या NOR। OR कौन होगा? जिसकी दोनों एडिशनल हो जाएं, वो तो क्या होगा? OR। एक बेसिक और एडिशनल दोनों सेटिस्फाई कर दे तो वो कौन होगा? OR। मेरे पे लगाओ आप, 182 21-22 में मेरा हाँ रहा, एक बेसिक होगी। अब मेरा स्टेटस पक्का दोनों में से क्या है? या तो मैं OR हूं या फिर क्या हूं? NOR। आगे बढ़ो, 7 साल में 730 होगी, यस। फिर आगे बढ़ो, एक और शर्त है पहली, क्या? 10 में से 2 साल कोई एक बेसिक कर दूंगा, 10 के 10 ही कर दूंगा। तो क्या है, मैं एक बेसिक और दोनों एडिशनल कर रहा हूं, तो मेरा स्टेटस क्या होगा? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ये एडिशनल कंडीशन का सेक्शन है, वैसे ये लिखा मिलेगा नोट्स में, सेक्शन 66 है ये। क्या नहीं करनी ना चेक? ये कौन है? ये शोएब मलिक है, इस पे 60 365 का रूल नहीं लगता। शोएब मलिक में नहीं लगता 60 और 365 का रूल।
ठीक, यानी ये क्या कर रहा है, एक बेसिक कर रहा है, एडिशनल दोनों कर रहा है क्या शोएब मलिक? नहीं कर रहा, शोएब मलिक नहीं कर रहा। तो इसलिए क्या है, जिसकी एक बेसिक और दोनों एडिशनल हो जाए, देखो बेसिक कौन सी, एनीवन, जिसकी बेसिक कोई भी हो जाए और एडिशनल कौन सी, बोथ, दोनों सेटिस्फाइड, तो आप क्या होंगे, ओ आर। बेसिक कोई भी एडिशनल दोनों होगी तो आप क्या होंगे, ओ आर। जिसकी बेसिक ही ना हो तो वो क्या होगा, एन आर, नॉन रेजिडेंट। जिसकी एक बेसिक और नॉट बोथ एडिशनल सेटिस्फाइड, वो क्या होगा, एन ओ आर। एक भी नहीं रहनी चाहिए, एडिशनल दोनों होंगी तो क्या बनोगे, ओ आर। एक होने से कुछ नहीं होता, दोनों होनी चाहिए, सही है। बाकी तो क्वेश्चन से प्रैक्टिस होगी, है क्वेश्चंस करेंगे जैसे जैसे उससे प्रैक्टिस होगी। एक टेबल है, ये वाली चीज की ना टेबल है, देखो आप टेबल से देख लो, कौन ओ आर, कौन एन ओ आर, कौन एन आर। पेज नंबर 2.3 पे ये टेबल 2.3 पे ओ आर कौन होता है, रेजिडेंट। कौन सा रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सिर्फ सिंपल ओ आर लिखा करो आप, कई लोग आर ओ आर लिखते हैं, वैसे ओ आर ही काफ़ी है। जिसकी एटलीस्ट वन बेसिक, कोई एक हो जाए और एडिशनल क्या हो जाए, दोनों। एक से बात नहीं बनेगी, बार बार बता रहा हूँ, एडिशनल क्या चाहिए, दोनों, तो क्या होएगा, ओ आर। एन ओ आर कौन होगा, सेक्शन 6(6) के अकॉर्डिंग, जिसकी बेसिक तो कोई भी एक हो जाए पर नॉट बोथ एडिशनल सेटिस्फाइड, यानी एडिशनल एक हो जाए या एक भी ना हो, बात एक ही है। हो तो क्या हो, दोनों, तो क्या होएगा वो, ओ आर। दोनों नहीं हुई एडिशनल तो क्या होएगा, एन ओ आर। और जिसकी बेसिक ही ना हो तो खेल यहीं खत्म, वो क्या होएगा, नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। और इंडिया से आने और जाने का दिन इंडिया में गिना जाएगा, या फिर तुम्हारे पास दिखाओ फ्लाइट कितने बजे की थी, कितने बजे गए। मान लो कहता जी रात को 10 बजे गया, तो फिर तो 22 घंटे रह गए तो इस दिन के, ठीक है। फिर आया, कहता जी आया तो मैं सुबह 4 बजे था, फिर भी तू 20 घंटे तो इस दिन के बिता गया इंडिया। तो मतलब कहने का आर्ली बेस रिकॉर्ड बनाओ, और जितने आर होंगे उसको डिवाइडेड बाय 24 करके डेज बना लो ऐसे। लेकिन ये कब है, जो मार्जिन हो। कोई आदमी कंफ्यूज है, कहता मैं 182 हूँ या 181 पॉइंट समथिंग आर हूँ, उसके लिए आपको इतना माइन्यूटली चेक करना है आर्ली। अगर वो कहता जी इतना रिकॉर्ड नहीं है मेरे पास कि सबूत दिखाऊं आपको कितने बजे फ्लाइट यहाँ पे लैंड की, कितने बजे टेक ऑफ की, नहीं है तो पूरा दिन इंडिया में गिन लेंगे हम। शिप में उल्टा है, शिप में तो वो साइन होता है ना, जाने का दिन आने का दिन फौरन में माना जाता है। समंदर में तो खड़ा होता है शिप, वहीं बंदा ऊपर खड़ा होता है, इंडिया की धरती पे होता नहीं। वैसे इंडिया का पानी भी इंडिया का है, इंडिया के पानी में 12 नॉटिकल माइल तक, लगभग 20-21 किलोमीटर पानी में ऐसा है ना, जैसे दूध को किलो में नहीं मापा जाता, लीटर में, कपड़े को किलो में नहीं मापते, मीटर में, ऐसी जो लैंडेड एरिया है वो किलोमीटर या माइल में मापते हैं। समंदर के अंदर नॉटिकल माइल होते हैं, एनएम, नॉटिकल माइल। वो 12 नॉटिकल माइल बेस एरिया से, बेस लाइन से इंडिया होता है। जैसे बॉम्बे बात करें, गेटवे ऑफ इंडिया बना हुआ है, होटल था जहाँ अटैक हुआ था उसके पास, वहाँ से आगे चले जो 12 नॉटिकल माइल तक इंडिया है। या गुजरात कांडला वगैरह की बात कर लो, वहाँ से 12 किलोमीटर तक नॉटिकल माइल तक इंडिया है। एक नॉटिकल माइल में 1.8 समथिंग क्या होते हैं, किलोमीटर होते हैं। लगभग ये समझ लो नॉटिकल माइल में 12 नॉटिकल माइल में 20-21 माइल आ जाएंगे, इतनी दूर तक इंडिया है। और उसमें घूमता रहता है कोई, तो इंडिया में घूम रहा माना जाता है। उसमें घूमना मतलब इंडिया में घूमना है। मछली पकड़ने वाले वहीं घूमते रहते हैं 5-5 दिन, वो ये थोड़ी समंदर के बीच में जाके फिर खाना खाने शाम को वापस आते हैं, इतना टाइम नहीं होता। वो खाना वाना सब पानी वानी लेके जाते हैं बोट पे, बेचारे बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है। 4-4-6 दिन वहीं बोट पे ही रात हो जाती है समंदर में ही, ऐसा हाल है। बेचारे 15 दिन बाद 10 दिन बाद बोट लेके इंडिया वापस धरती पे आते हैं, मछली पकड़ के सारी उतारते हैं फिर जाते हैं, ऐसा सिस्टम होता है। तो वो लोग इंडिया में ही घूम रहे हैं 12 NM तक, तो ठीक है ना। वो इंडिया का पानी, वहाँ कोई आ नहीं सकता, वहाँ उड़ा देंगे। वो अपनी नेवी वालों का एरिया होता है, वो उसमें घुसते ही वैसे तो घुस जाते हैं, कसाब और वो बोट लेके आगे थे, पर वैसे रूल है वो हमारा है, उसमें नहीं कोई आ सकता 12 नॉटिकल माइल। और आने और जाने का दिन इंडिया में गिना जाएगा पूरा, अगर कोई आर्ली रिकॉर्ड नहीं है तो पूरा दिन इंडिया में, ठीक। इन सब बातों को आपने माइंड में रखना है। फिर क्वेश्चन करेंगे कल,
थोड़ा सा मैं यहाँ से देख के थोड़ा रिवाइज, क्वेश्चन से प्रैक्टिस अच्छी होगी, जो सही प्रैक्टिस है क्वेश्चन से होगी। कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा ये, और ये कॉम्प्लिकेशन बनाई है POI और सिटीजन वाले रूल ने, 15 लाख वाले ने, ये कन्फ्यूजन उसने क्रिएट की है। वो ना होता तो ये काफ़ी आसान होता, उस रूल ने थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। हो जाएगा।